बाउंड नोवेल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना: इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। बुक बाउंड नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। 301 विभिका का प्रस्थान। पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। आर्यन के लिए ये साल बिना किसी घटना के रहा था। पिछले 1 साल में आर्यन ने डोबगो से बहुत सारा यांत्रिक ज्ञान सीखा था और इस क्षेत्र में उसके भंडार में तेजी से वृद्धि हुई थी। साथ ही आत्माओं के अध्ययन के संबंध में खंडहरों में उसने जो चीजें खोजी थीं, उसके कारण उसने आत्मा रून्स के लिए अपनी तैयारियों में भी कुछ प्रगति की थी। इस पर भरोसा करते हुए आर्यन ने एक नया जादू बनाया, महान आत्मा छाप। एक बार जब इसे आत्मा में उत्कीर्ण किया गया तो वे कितनी भी दूर हों, वे अभी भी संवाद कर सकते हैं। जब तक आत्मा अभी भी वहां थी, तब तक जादू का निशान नष्ट नहीं होगा। इसे आर्यन के आत्मा ब्रांड के उत्थान के रूप में माना जा सकता है, जो अतीत पर निर्भर था। आर्यन ने विभिका और निकोलस पर इस जादू को ब्रांड किया। पिछले 1 साल में आर्यन और लोये ने कई संदेश भेजे थे जिसमें उसे पवित्र टावर मुख्यालय में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उसे हर बार अस्वीकार कर दिया गया था। उसके बाद उसने फिर कभी इसका उल्लेख नहीं किया, और लोये के शब्दों से ऐसा लगता था कि बॉक्स ने बहुत परेशानी का कारण बना था। मध्य महाद्वीप 5 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित था: पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और केंद्रीय क्षेत्र। और पश्चिमी तट के सबसे करीब वाला क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र था। रक्तवंश टावर का मुख्य टावर, पवित्र टावर और कई अन्य बल यहाँ स्थित थे। इस समय पवित्र टावर मुख्यालय में एक विशाल पर्वत पर एक बातचीत चल रही थी। हर कोई, मुझे नहीं लगता कि इस बार मेरी फसल का आपसे कोई लेना देना है। अगर आप एक हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपने गलत व्यक्ति को उकसाया है, लोये ने भीड़ को देखते हुए कहा। जिस क्षण वह लौटा, समाचार किसी तरह लीक हो गया और लगभग उसी समय कई बल उसके पास आए। युवा टावर मास्टर लोये, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर यह सब वास्तव में उस जादूगर टावर से संबंधित है तो आप सब कुछ अपने पास नहीं रख सकते हैं। एक जादूगर खड़ा हुआ और लोये को देखा। वास्तव में वह ग्रे जादूगर टावर है। विभिन्न बलों के प्रतिनिधियों ने उत्साह से चर्चा की और हावी थे। घृणित। इस दृश्य को देखते हुए लोये ने अपने दांत पीस लिए और उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दिया। वे बहुत ही बेशर्म थे। इस समय एक व्यक्ति अचानक दूर से दौड़ता हुआ आया और लोये के बगल में आया। लॉर्ड लोये, टावर मास्टर ने आपको बॉक्स साझा करने के लिए कहा। सभी बल मिलकर इसका अध्ययन करेंगे। लोये का चेहरा काला पड़ गया। वह जानता था कि उसके शिक्षक ने इन बलों के साथ कुछ सौदा किया होगा, और उसके शिक्षक ने शायद नहीं सोचा था कि उसकी फसल का वास्तव में ग्रे जादूगर टावर से कुछ लेना देना हो सकता है। लेकिन उसने वास्तव में महसूस किया कि वह इस बार कुछ हासिल करने में सक्षम हो सकता है। हालांकि चूंकि उसके शिक्षक ने बात की थी, इसलिए उसे जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, मैं इसे सबके साथ साझा करूंगा। लोये ने कुछ नहीं कहा और सीधे बॉक्स को मैदान के केंद्र में फेंक दिया। 3 तालों वाले बॉक्स को देखते हुए सभी की आंखें चमक गईं। हालांकि इस बॉक्स को खोलने के लिए कम से कम स्तर 3 यांत्रिकी ज्ञान की आवश्यकता है। मेरे पास कोई अन्य विचार नहीं है। आप में से किसी के पास कोई तरीका है? लोये की आवाज आई। इसे हम पर छोड़ दो। प्रतिनिधियों में से एक हंस पड़ा। लोये का भाव बदसूरत था। पलक झपकते ही 1 सप्ताह बीत गया था और उस शोरगुल वाले बल ने वास्तव में एक यांत्रिक रसायनगा को ढूंढ लिया था। कहा जाता था कि उन्होंने एक भारी कीमत चुकाई थी। जल्द ही रसायनगा आ गया। रसायनगा ने ताला खोलने में 10 दिन बिताए और इन 10 दिनों में हर कोई यहाँ रहा, बेसब्री से ताला खुलने का इंतजार कर रहा था। यहाँ तक कि ये भी कोई अपवाद नहीं था। जल्द ही एक क्लिक के साथ तीसरा ताला खोला गया। सभी की आंखें उस पर केंद्रित थीं और उन्होंने देखा कि अंदर क्या था। एक पत्थर। जब उन्होंने अंदर पत्थरों को देखा तो सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या चल रहा था? बॉक्स में एक पत्थर क्यों था? पवित्र टावर, आपने वास्तव में हमें धोखा दिया। एक जादूगर ने लोये को गुस्से में देखा और चिल्लाया। अन्य जादूगरों ने भी अपने सिर उठाए, गुस्से वाले भावों को प्रकट करते हुए। पवित्र टावर उन्हें बंदरों की तरह मान रहा था। लोये ने अंदर की चीजों को देखा और उसके दिल की धड़कन रुक गई। पत्थर, यह एक पत्थर कैसे हो सकता है? लोये ने भीड़ को बहुत भ्रमित किया और कहा, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन मैं इस बॉक्स को पश्चिमी तट से वापस लाया। हम्फ,
एक जादूगर ने मजाक उड़ाया और जाने के लिए मुड़ गया। अन्य जादूगरों ने भी कुछ भी अच्छा नहीं कहा। लोये ने उन्हें पूरी तरह से मूर्ख बना दिया था। चूंकि पवित्र टावर का ऐसा रवैया था, इसलिए बात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या मध्य महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में एक युद्ध है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। 1 साल बाद था जब आर्यन को लोये से एक और संदेश मिला। पत्र से उसने सीखा कि बॉक्स के कारण कई बलों ने महसूस किया कि उन्हें मूर्ख बनाया गया था और यहाँ तक कि महसूस किया कि यह एक अपमान था, इसलिए उन्होंने पवित्र टावर के साथ एक बड़ा युद्ध शुरू कर दिया। इस युद्ध में पवित्र टावर को भारी नुकसान हुआ। हालांकि लोये ने बाद में साबित कर दिया कि वह जो बॉक्स वापस लाया था वह सच था। उसने इसे कुछ विधि के माध्यम से पुष्टि की और कई बलों ने इस पर विश्वास किया। हालांकि इससे हुआ हंगामा छोटा नहीं था। उदाहरण के लिए, कई बलों ने पश्चिमी तट की खोज को छोड़ने का फैसला किया। उनका मानना था कि इस खोज और पिछले कुछ 100 वर्षों के प्रयासों के बाद यहाँ सुराग खोजने की संभावना बेहद कम थी। इसके अलावा कुछ पिछली घटनाओं के कारण विभिन्न बलों के नुकसान छोटे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने बलों को वापस लेने का फैसला किया। वे अभी भी पश्चिमी तट पर तैनात होंगे, लेकिन वे इस जगह पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगर शाखा में कोई भी तैयार था तो वे केंद्रीय महाद्वीप में मुख्यालय में वापस जाने के लिए आवेदन भी कर सकते थे। हालांकि जब उन्होंने अपने संबंधित बलों से संपर्क किया तो उन्हें एहसास हुआ कि पश्चिमी तट उनकी उम्मीद से अलग था। उनके अधिकांश बल वास्तव में गायब हो गए थे, केवल कुछ छोटे बल पीछे छोड़ गए थे। और इस प्रक्रिया के दौरान आर्यन को फिर से लोये का निमंत्रण मिला। उसे केंद्रीय महाद्वीप जाने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस बार आर्यन से कोई जवाब नहीं मिला। उसे एहसास हुआ कि पश्चिमी तट जल्द ही बदल रहा होगा, लेकिन आर्यन को यह उम्मीद नहीं थी कि उसे सबसे पहले खोजने वाला विभिका था। टीचर, मैं पश्चिमी तट छोड़ने और केंद्रीय महाद्वीप जाने की तैयारी कर रही हूँ। विभिका ने आर्यन को देखा, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। निश्चित रूप से, तुम्हारी योजना क्या है? आर्यन ने विभिका को देखा। अपने रक्तवंश के कारण विभिका अभी भी उतनी ही सुंदर दिखती थी, लेकिन ये देखा जा सकता था कि उसका आचरण पहले जैसा नहीं था। अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचते हैं तो वह लगभग 800 साल की थी। टीचर, मेरी जीवनकाल अपनी सीमा तक पहुंच रहा है। सफलता प्राप्त करने के अलावा मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। उद्धरण चिन्ह। विभिका ने आर्यन को देखा और कहा, मैं समझता हूँ, तुम जा सकती हो। आर्यन ने विभिका को देखा, ये बताते हुए कि वह समझ गया था। पश्चिमी तट पर विभिका को शायद सफलता प्राप्त करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अगर यह केंद्रीय महाद्वीप था तो एक मौका हो सकता है। भले ही मौका छोटा था, फिर भी वह इसके लिए लड़ना चाहती थी। धन्यवाद टीचर। विभिका ने आर्यन को एक गहरा धनुष दिया और फिर अपनी छुट्टी ली। जैसे ही वह गई, उसकी पीठ को देखते हुए आर्यन भी भावनाओं से भर गया था। वह आखिरकार इस कदम तक पहुंच गई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, रक्तवंश टावर बदल गया। विभिका की छात्रा आयशा ने धीरे धीरे विभिका की स्थिति संभाली और विभिका ने तैयारी करना शुरू कर दिया। लेकिन आर्यन को क्या आश्चर्य हुआ कि इस बार अपने साथ कुछ संसाधन लेने के अलावा विभिका बायर्न के परिवार के वंशजों को भी ले जा रही थी, जिन्हें विभिका द्वारा बहुत पहले रक्तवंश टावर क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। आर्यन भी थोड़ा भ्रमित था, लेकिन उसने नहीं पूछा। आखिरकार किसके पास अपने रहस्य नहीं थे? विभिका उसकी छात्रा थी, गुलाम नहीं। 1 साल बीत गया था। एक हवाई जहाज रक्तवंश टावर से उड़ गया, जो विभिका और बड़ी संख्या में लोगों को पश्चिमी तट से दूर ले जा रहा था, जो दुनिया के केंद्रीय महाद्वीप के लिए जब आ रहा था। आर्यन ने विभिका को विदा नहीं किया। ऐसा नहीं था कि वह नहीं चाहता था, लेकिन विभिका आर्यन के साथ दुखी नहीं होना चाहती थी, इसलिए वह गुप्त रूप से चली गई। लेकिन उसने आर्यन को एक पत्र छोड़ा। 302 विभा का पत्र। आर्यन को अपने जादूगर टावर में मेज पर पत्र मिला। पत्र एक बहुत ही साधारण पीले लिफाफे में लिपटा हुआ था और सील एक फूल की पत्ती थी। यह एक साधारण जंगली फूल था, जिसे शायद सड़क के किनारे से तोड़ा गया था, बहुत आम। आर्यन मेज पर आया, लिफाफा उठाया और धीरे धीरे खोला। प्रिय शिक्षक, इस तरह से अलविदा कहना बहुत दुखद है, लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरे लिए सबसे अच्छा तरीका है। आखिरकार, अगर मैं वास्तव में शिक्षक का सामना करती तो मुझे नहीं पता कि क्या मुझ में मुड़कर जाने की हिम्मत होती। ये बहुत क्रूर है। मुझे याद है कि मैं आपसे पहली बार लगभग 800 साल पहले मिली थी। आप ही थे जिन्होंने मुझे अंधेरे से बाहर निकाला और मुझे एक नया जीवन दिया। आपने मुझे ये भी बताया कि इस दुनिया में शूरवीरों के अलावा और भी शक्तिशाली शक्तियाँ थीं। मैं उस दौरान वास्तव में खुश थी। मुझे अपनी पढ़ाई या अपने जीवन में कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। ये तभी हुआ जब आप रहस्य के क्षेत्र के कारण अचानक गायब हो गए कि सब कुछ थोड़ा बदल गया लगता है। मैं अपने वरिष्ठ भाई डेविड के साथ रक्तवंश टावर में शामिल होने के लिए पश्चिमी तट पर गई थी। हालांकि यात्रा मुश्किल और खतरनाक थी, मैंने कभी हार नहीं मानी। सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं जानती हूँ कि आप अभी भी जीवित होंगे।
मुझे आपको फिर से देखने के लिए जीवित रहना है। मुझे खुशी है कि मेरा अनुमान सही था। जब शिक्षक फिर से मेरे सामने दिखाई दिए तो आप अभी भी मेरा सबसे बड़ा सहारा थे। आपने आसानी से मेरे विरोधियों से निपटने में मेरी मदद की जिन्हें मैं उस समय हरा नहीं सकती थी। उसके बाद ये वही था। एक एक करके मेरे विरोधियों को शिक्षक द्वारा आसानी से हरा दिया गया। मैं आपके पीछे खड़ी होकर आपको प्रशंसा में देखती थी, बिल्कुल उस साल की तरह। मैं चाहती थी कि यह हमेशा के लिए जारी रहे, लेकिन ये स्पष्ट था कि मैं नहीं कर सकती थी। शिक्षक, आपके पास अभी भी स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका है, लेकिन पश्चिमी तट पर मेरे पास बहुत उम्मीद नहीं है। इस प्रकार मैंने मध्य महाद्वीप में जाने का फैसला किया। वहाँ मेरे पास अभी भी एक आशा हो सकती है। मैं मजबूत होना चाहती हूँ ताकि मैं शिक्षक के साथ लंबे समय तक रह सकूँ। पहला पृष्ठ समाप्त हो गया। आर्यन की भावनाएं जटिल थीं। चाहे कुछ भी हो, वही था जिसने विभा को बड़ा किया था। वह उन लोगों में से एक भी था, बड़ी ई जो उसके साथ ब्रांड में थे। इसके अलावा वह उसकी छात्रा थी, तो स्वाभाविक रूप से वह उसकी देखभाल करेगा। उसने इसके बारे में कोई विशेष विचार नहीं किया, लेकिन विभा का रिश्ता थोड़ा बदल गया लगता था। आर्यन ने दूसरे पृष्ठ पर पलटा। शिक्षक, अगर मैं अब जाती हूँ तो मुझे फिर से वापस आने का मौका नहीं मिल सकता है। बेशक, अगर मैं तोड़ सकती हूँ तो मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि उम्मीद कम है, लेकिन मैं अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हूँ। शिक्षक की तुलना में मैं अभी भी बहुत साधारण हूँ। अपने अंतिम शब्दों में आर्यन विभा की उदासी को महसूस कर सकता था। इसके अलावा विभा ने स्पष्ट रूप से महसूस किया लगता था कि आर्यन असाधारण था। यही कारण था कि उसने ऐसा कहा। आखिरकार विभा जानती थी कि वह एक जादूगर था। जहाँ तक जादूगरों की बात है, उन्हें इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रहना चाहिए था। आर्यन और विभा दोनों इसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। विभा भी एकमात्र थी जो जानती थी कि वह कितने समय तक जीवित रहा था, लेकिन आर्यन और विभा दोनों ने चुपचाप इस मामले को नज़रअंदाज कर दिया था। आर्यन ने अपना सिर हिलाया और अंतिम पैराग्राफ को पढ़ना जारी रखा। शिक्षक, अगर हम भविष्य में फिर से मिल सकते हैं तो मैं एक और पहचान में आपके साथ रहने की उम्मीद करती हूँ। इसे पढ़ने के बाद आर्यन ने कुछ नहीं कहा। अंतिम वाक्य सामान्य लग रहा था, लेकिन इसमें बहुत सारी जानकारी थी। वह समझ गया लगता था कि विभा परिवार के बच्चों को क्यों ले गई थी। जब वह एक प्रशिक्षु थी तो विभा रक्तवंशों पर शोध करने में सबसे अच्छी थी। अब जब सैकड़ों साल बीत चुके हैं तो उसने इस क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल की होंगी। विभा ने उससे भी अधिक गहराई से रक्तवंशों का अध्ययन किया होगा। अगर वह आगे बढ़ने में विफल रही तो क्या वह रक्तवंश में अवसरों की तलाश करेगी? क्या वह उसका बैकअप था? फिर मैं हमारी अगली बैठक की प्रतीक्षा करूंगा अगर कोई मौका है। उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने पत्र रखा और खिड़की खोली। खिड़की के बाहर रक्तवंश टावर का केंद्र था। यह एक हलचल और जीवंत दृश्य था, और आर्यन ने यह भी महसूस किया कि विभा का निशान दूर और दूर जा रहा था। विभा भी चली गई और आर्यन को अचानक एहसास हुआ वह पश्चिमी तट पर उसकी एकमात्र दोस्त थी। अब कोई नहीं बचा था। केवल कुछ लोग थे जिन्हें वह बाद में जानता था या उसके अधीनस्थ। हालांकि आर्यन धीरे धीरे इसकी आदत डाल रहा था। वैसे भी उसने इन चीज़ों का कई बार अनुभव किया था। अमर जीवन ऐसी चीज़ थी जिसकी अनगिनत लोग कामना करते थे, लेकिन क्या यह एक सजा भी नहीं थी? लेकिन अभी भी कई चीज़ें हैं जो पीछा करने लायक हैं। आर्यन ने खिड़की खोली और बाहर की हवा उसके चेहरे को सहला रही थी। अभी भी कई चीज़ें थीं जो उसने नहीं देखी थीं और कई कहानियाँ जो उसने नहीं लिखी थीं। वह कैसे सुस्त हो सकता था? उसे कड़ी मेहनत करनी थी और स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करना था। मैं खुद को 100 साल के लिए स्थिर करूंगा। मैं पहले स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। उद्धरण चिन्ह। अब जब पश्चिमी तट पर तूफान थम गया था तो उसे अपनी ताकत में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वह पहले स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा। उसके बाद वह अन्य चीज़ों के बारे में सोचेगा। अपना मन बनाने के बाद आर्यन ने आयशा को कुछ निर्देश दिए। वह जल्दी से रक्तवंश टावर से चला गया और दक्षिण में श्वेत टावर में लौट आया। रक्तवंश टावर हरमन गायब हो गया और काला टावर जेल में एक अतिरिक्त वार्डन था। चूंकि विभा चली गई, आयशा नई टावर मास्टर बन गई थी। उसने पश्चिमी तट पर सभी बलों पर नियंत्रण कर लिया। तब से पूरा पश्चिमी तट रक्तवंश टावर के नियंत्रण में था, उत्तर को छोड़कर। रक्तवंश टावर का झंडा कुछ गहरी पहाड़ों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में खड़ा किया गया था। रक्तवंश टावर की गति भी अपने चरम पर पहुंच गई थी। पलक झपकते ही 30 साल बीत गए थे। इस साल आर्यन की मानसिक शक्ति 400 अंकों तक पहुंच गई थी, जो स्वर्गीय में आगे बढ़ने के लिए न्यूनतम आवश्यकता भी थी, जिसे आमतौर पर तीसरे चक्र की सीमा के रूप में जाना जाता था। पिछले कुछ वर्षों में आर्यन ने रक्तवंश टावर को बड़े पैमाने पर पिछले जादूगरों के खंडहरों की तलाश करने देना शुरू कर दिया था ताकि स्वर्गीय स्तर पर आगे बढ़ने वाले जादूगरों के बारे में जानकारी मिल सके, लेकिन परिणाम बहुत अच्छे थे। इस समय विभा 20 से अधिक वर्षों से रक्तवंश टावर में थी।
निशान से वह जानता था कि विभा तीसरे चक्र की सीमा तक पहुंच गई थी और रक्तवंश टावर में बहुत तेजी से चढ़ रही थी। वह लगभग मुख्य टावर के शीर्ष पर थी। ये सब आर्यन की उम्मीदों के भीतर था। उसने पिछले कुछ वर्षों में विभा के प्रबंधन कौशल को देखा था। यहाँ तक कि अगर वह मध्य महाद्वीप में जाती तो वह भी बहुत खराब नहीं होती। इन लोगों के अलावा नीना भी थी, जो आइरिसिस शिविर की पूर्व प्रभारी थी। जिस कारण से वह पिछली थी वह ये था कि वह पहले ही मर चुकी थी। यह एक चरम मौत थी। यह एक आकस्मिक मौत थी जब वह एक जगह की खोज करते समय एक चरम तीसरे चक्र जादुई जानवर का सामना कर रही थी। यह एक दुखद मौत थी, लेकिन ये सामान्य थी। वास्तव में लगभग कोई भी जादूगर नहीं थे जो बुढ़ापे से मर सकते थे। ओह, उद्दो भी है। ये साथी भी मध्य महाद्वीप के लिए जाने की तैयारी कर रहा था। जो पहले हुआ था उसके कारण लोये के पास अधीनस्थों की कमी थी। उद्दो भी मध्य महाद्वीप में जाकर देखना चाहता था, इसलिए वे हिट हो गए और वह अंतरिक्ष यान को मध्य महाद्वीप में ले गया। इस बिंदु पर आर्यन पश्चिमी तट पर उन लोगों की संख्या को गिन सकता था जिन्हें वह एक हाथ पर जानता था। 70 वर्ष की अवधि। समय बेरहम था और पलक झपकते ही 30 साल बीत गए। इस समय आर्यन की मानसिक शक्ति पहले ही 420 अंकों तक पहुंच चुकी थी। औसतन वह प्रति वर्ष बमुश्किल 1 अंक बढ़ा सकता था। यह आर्यन की प्रतिभा का अपरिणाम था जिसे बहुत बुरा नहीं माना जाता था। पिछले 30 वर्षों में पश्चिमी तट शांतिपूर्ण रहा था। आर्यन ने फिर से रजत चंद्र दावत में भाग लिया, लेकिन दुर्भाग्य से उसने इस बार भी कुछ भी हासिल नहीं किया। किसी भी मामले में उसने पहले ही अपनी किस्मत से इस्तीफा दे दिया था। वह समझ गया था कि अकेले उस पर भरोसा करके मौलिक दिल के लिए मछली पकड़ने की कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि ये ठीक इसी कारण से था कि आर्यन के दिमाग में एक नया विचार आया। वह महसूस कर सकता था कि कुछ और बार के बाद तत्व के दिल का प्रभाव उसके लिए वास्तव में बेकार हो सकता है। चूंकि वह उन्हें मछली नहीं पकड़ सकता था, इसलिए वह उन्हें पकड़ सकता था। सबसे खराब स्थिति में वह रजत चंद्र सरोवर को नुकसान पहुंचाएगा। अपनी प्रतिभा को बेहतर बनाने के लिए यह इसके लायक था। इस तरह आर्यन पहले से ही अगली रजत चंद्र दावत की तैयारी कर रहा था और हमलों की एक क्रूर लहर को उजागर करने जा रहा था। उसके अलावा आर्यन ने सुना था कि समय की रेत घड़ी के लोग हाल ही में बड़े पैमाने पर जादुई जानवरों को पकड़ रहे थे। वह नहीं जानता था कि उनका लक्ष्य क्या था, लेकिन उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह जानना नहीं चाहता था। 30 साल बाद इस समय रक्तवंश टावर ने लगभग 100 वर्षों तक पश्चिमी तट पर पूरी तरह से शासन किया था। कुछ बुरी चीजें भी हो रही थीं, क्योंकि मध्य महाद्वीप ने लगभग पश्चिमी तट पर हार मान ली थी। कुछ बलों द्वारा वांछित कई लोगों या मध्य महाद्वीप से स्थानांतरित होने वाले लोगों ने भी इस भूमि पर अपनी नजरें डालीं। एक के बाद एक मध्य महाद्वीप के लोग पहुंचे। सामान्य तौर पर जो लोग वांछित थे या पहाड़ों को पार कर सकते थे, वे कमजोर नहीं थे, इसलिए उन्होंने पश्चिमी तट के लिए बहुत सारी परेशानी का कारण बना दिया। आयशा भी इन लोगों के बारे में बहुत चिंतित थी। आर्यन भी रक्तवंश टावर की स्थिति के बारे में जानता था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। अगर वह ऐसी स्थिति को भी नियंत्रित नहीं कर सकती थी तो उसे प्रभारी व्यक्ति को बदलने में कोई आपत्ति नहीं थी। 1 और 10 साल बीत गए। नई रजत चंद्र दावत शुरू हुई। हालांकि स्थिति पहले से अलग थी। इस बार रजत चंद्र सरोवर के चारों ओर सैकड़ों मील साफ कर दिए गए थे। यह आखिरी बार है। रजत चंद्र सरोवर के पास आर्यन ने झील की शांत सतह को देखा। वर्तमान में झील की सतह पहले से ही थोड़ी कांपने लगी थी। तत्वों के किस्में फूटने लगे थे। ये रजत चंद्र सरोवर की पहली दावत का पहला संकेत था और इसके लिए आर्यन पहले ही 50 साल इंतजार कर चुका था। इस समय रजत चंद्र सरोवर, जिसने एक बड़ा क्षेत्र लिया था, पहले से ही दर्जनों जादू गठन के कोर से भरा था। यहाँ तक कि झील के चारों ओर भी जादू गठन द्वारा ढका गया था, और यह सब आर्यन द्वारा किया गया था। चलो इंतजार करते हैं। आर्यन की निगाह शांत थी। वह जानता था कि आज शायद यहाँ उसका आखिरी समय था। समय जल्दी से बीत गया। परिचित दृश्य फिर से खेला गया। अनगिनत उबलते तत्वों के साथ रजत चंद्र सरोवर के 100 मील के भीतर के तत्व फिर से इकट्ठा होने लगे। पूरी झील उबल रही थी। अनगिनत मछलियां पानी से बाहर कूद गईं और पागलपन से तत्वों को निगल लिया और थूक दिया। इस बार आर्यन ने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी नहीं निकाली, बल्कि इसके बजाय धीरे धीरे आकाश में उड़ गया। अपने हाथ की एक लहर के साथ जादू गठन कोर जो उसने रजत चंद्र सरोवर में स्थापित किया था, एक ही समय में विस्फोट हो गया। दर्जनों प्रकाश खंभे आकाश में गोली मार दी। एक पल के लिए झील की सतह लहराने लगी और सपास में इकट्ठा हुए तत्वों को हिलाया गया। रजत चंद्र सरोवर का कमजोर संतुलन तुरंत टूट गया। रजत चंद्र सरोवर के ऊपर आकाश में एक विशाल भंवर दिखाई दिया। अधिक से अधिक तत्व झील की ओर इकट्ठा हो रहे थे। पहले क्षेत्र में तत्व रजत चंद्र सरोवर के चारों ओर केवल कुछ दर्जन मील थे, लेकिन सिर्फ एक पल में 150 मील के दायरे में सभी तत्व रजत चंद्र सरोवर की ओर इकट्ठा हो रहे थे।
इतने सारे तत्वों के साथ रजत चंद्र सरोवर में तत्वों की एकाग्रता भयानक रूप से उच्च थी और यहाँ तक कि हवा भी तरल होना शुरू हो गई थी। ये तत्वों की भारी मात्रा और जादू गठन के महान दबाव के कारण था। प्रकृति पर भरोसा करके इसे हासिल करना असंभव था। ये तत्व धीरे धीरे झील में डाले जा रहे थे। एक पल में अनगिनत मछलियां अपनी अड़चन के माध्यम से टूट गईं। सिर्फ कुछ मिनटों में रजत चंद्र सरोवर, जिसमें मूल रूप से केवल कुछ तीसरे चक्र की मछलियां थीं, अब दर्जनों तीसरे चक्र की मछलियां थीं, और मछलियां जो रजत चंद्र सरोवर की गहराई में छिपी हुई थीं, सभी बाहर आईं। आर्यन शांत रूप से देखना जारी रखा। ये कदम अधिकांश मछलियों को बाहर निकालने के लिए था, और आकाश में इंसान को देखकर कुछ तीसरे चक्र की मछलियां भी आर्यन पर हमला करने के लिए पानी से बाहर कूद गईं। उसके हाथ की एक हल्की लहर के साथ अनगिनत हवा के ब्लेड ने इन मछलियों को अलग कर दिया। ये पर्याप्त नहीं है। आर्यन ने झील का निरीक्षण किया और महसूस किया कि अभी भी बहुत सी मछलियां थीं जो अभी तक बाहर नहीं आई थीं। एक विचार के साथ जादू गठन का प्रकाश खंभा फिर से खिल गया। अधिक से अधिक तत्व एकत्र किए गए और रजत चंद्र सरोवर में डाले गए। रजत चंद्र सरोवर की गहराई में छिपी हुई अधिक मछलियां एक के बाद एक बाहर आईं और झील की सतह पर इकट्ठा हुईं। ये लगभग समय है। एक संक्षिप्त अवलोकन के बाद आर्यन जानता था कि यह समय था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति किनारे पर जादू गठन से जुड़ी थी। नदी के किनारे सैकड़ों पत्थर के खंभे जो 3 मीटर से अधिक लंबे थे, धीरे धीरे उभरे। मौलिक धागे धीरे धीरे दिखाई दिए और एक विशाल मौलिक जाल बनाने के लिए एक साथ जुड़ना शुरू कर दिया। झील की सतह को मछली पकड़ना, यही आर्यन करने की योजना बना रहा था। विशाल मछली पकड़ने के जाल को देखकर अनगिनत मछलियां ऊंची कूद गईं, जैसे कि वे भागना चाहती थीं। हालांकि आर्यन उन्हें अपना रास्ता नहीं चलने देगा। मछली पकड़ने के जाल की एक और परत एक बार फिर से दिखाई दी, जो ऊपर से उनके रास्ते को अवरुद्ध कर रही थी। परिणाम तय किया गया था। आर्यन दशकों से इसकी तैयारी कर रहा था और लंबे समय से सभी प्रकार की संभावनाओं पर विचार कर रहा था। वह आज इसे पूरा करने के लिए दृढ़ था। मछली पकड़ने की प्रक्रिया पूरे दिन तक चली। अंत में आर्यन ने सैकड़ों हजारों कैटियों की मछलियों के बीच अपना लक्ष्य पाया। कुल मिलाकर 36 तत्व दिल थे। शेष मछलियों के लिए आर्यन ने कुछ उपयोगी लोगों को दूर ले लिया और उन्हें रजत चंद्र सरोवर में लौटने दिया। आखिरकार वे वास्तव में बेकार थे, लेकिन मैंने इस बार जो किया है उसके बाद मुझे डर है कि यह जगह बेकार हो जाएगी। रजत चंद्र सरोवर के पास आर्यन ने 36 मौलिक दिलों को पकड़ लिया और रजत चंद्र सरोवर को देखा। इस समय रजत चंद्र सरोवर की विशेष संरचना नष्ट हो गई थी। भविष्य में शायद कोई और रजत चंद्र दावत नहीं होगी। ये जगह धीरे धीरे असाधारण जीवों में समृद्ध एक साधारण झील बन जाएगी। आर्यन जानता था कि यह एक अच्छा विचार नहीं था, लेकिन उसे इसका कोई पछतावा नहीं था। जब तक उसकी प्रतिभा में सुधार हुआ, यह इसके लायक होगा। मुझे देखने दो कि मेरी प्रतिभा इस बार कितना सुधार कर सकती है। आर्यन ने अपने हाथ में मौलिक दिल को देखा। कुल मिलाकर 36 मछलियां, जो उसने पहले इस्तेमाल की थी, उससे कहीं अधिक थीं। एक दिन बाद आर्यन काले टावर जेल में लौट आया। गुप्त क्षेत्र में आर्यन ने तत्व के दिल का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने केवल 5 का उपयोग किया था। आर्यन की प्रतिभा आखिरकार तीसरे ग्रेड को तोड़कर दूसरे ग्रेड तक पहुंच गई थी। इसका उपभोग करने के बाद आर्यन की प्रतिभा दूसरे ग्रेड की सीमा तक बढ़ा दी गई थी। ऐसा नहीं था कि वह अब और ऊपर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मौलिक दिल अब उपयोगी नहीं था। दुर्भाग्य से वह पहले ग्रेड से बस थोड़ा सा दूर था। मैं इसके बारे में अब नहीं सोचूंगा। मैं बस अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। जैसे जैसे उसकी मानसिक ऊर्जा बढ़ी, उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था। वह जल्दी से अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाना और फिर स्वर्गीय क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जानकारी खोजना था। 304 घुमंतु गठबंधन। 30 साल बाद फिर से नहीं। आर्यन ने एक जादूगर टावर का दरवाजा खोला और बाहर चला गया। वह वर्तमान में एक जादूगर के खंडहर में था। दरवाजे से बाहर निकलते ही बड़ी संख्या में जादूगर थे। वे वर्तमान में पूरे खंडहर को घेर रहे थे, ध्यान से खोज कर रहे थे, किसी भी छोटे स्थान को नहीं छोड़ रहे थे। इस दृश्य को देखकर आर्यन ने अपना सिर हिलाया। जादूगर युग का नक्शा जो उसने बॉक्स से प्राप्त किया था, उसने पश्चिमी तट पर शक्तिशाली जादूगर बलों के स्थानों को दर्ज किया। इसलिए आर्यन ने स्वर्गीय स्तर में प्रवेश करने पर जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नक्शे के अनुसार एक एक करके खंडहरों की तलाश करना शुरू कर दिया। हालांकि 30 साल तक खोज करने के बाद उसे अभी भी कोई परिणाम नहीं मिला। यह उच्च स्तरीय ज्ञान उसकी उम्मीद से अधिक प्राप्त करना कठिन था। मेरे लॉर्ड, ये सभी खंडहरों से लाभ हैं। इस समय एक जादूगर चला गया, आर्यन को एक सूची सौंपी और रिपोर्ट दी। हाल के वर्षों में रक्तवंश टावर ने एक नया विभाग स्थापित किया था, खंडहर अन्वेषण विभाग, जिसमें बहुत शक्ति थी। इसका उद्देश्य जादूगर युग के दौरान पीछे छोड़ी गई चीजों को खोदना था और वह इसके सदस्यों में से एक था। मुझे पता है,
आर्यन ने सिर हिलाया और सूची ली। जल्द ही वह थोड़ा निराश था। अभी भी कुछ नहीं। क्या मुझे वास्तव में मध्य महाद्वीप जाना होगा? आर्यन ने माथे पर शिकन डाली। निस्संदेह पश्चिमी तट को जादूगर दुनिया का एक दूरस्थ कोना माना जाना चाहिए। न केवल इसका स्थान अच्छा नहीं था, बल्कि इसकी समग्र शक्ति भी मध्य महाद्वीप के बराबर नहीं थी। इस जगह की तुलना में इसमें कोई संदेह नहीं था कि मध्य महाद्वीप में अधिक संसाधन और अवसर थे। अगर कोई जगह थी जहां ऐसी जानकारी मिल सकती थी, तो वह निश्चित रूप से मध्य महाद्वीप होगा। इसे भूल जाओ, मैं थोड़ी देर और इंतजार करूंगा। फिलहाल आर्यन का वास्तव में मध्य महाद्वीप जाने का कोई इरादा नहीं था। ये बहुत खतरनाक था। मौसी, मैं इस मामले को तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। मैं पहले जा रहा हूं, आर्यन ने जादूगर से कहा। वास्तव में वह तभी आएगा जब उसे कुछ बड़े खंडहर मिलेंगे, लेकिन यह निस्संदेह एक और असफल अन्वेषण था। उसे वापस जाना चाहिए। जल्द ही आर्यन काला टावर जेल में लौट आया। आज उसका मूड खराब था, इसलिए उसने अपने सेलमेट्स को प्रताड़ित किया। जब कैदियों ने विलाप किया तो आर्यन अपने सामान्य जीवन में लौट आया। हालांकि वह अभी तक अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा था, उसकी मानसिक शक्ति पहले ही 450 अंकों तक पहुंच चुकी थी। आर्यन महसूस कर सकता था कि वह अपनी खुद की सीमा तक पहुंचने वाला था। पलक झपकते ही 1 और 5 साल बीत गए थे। खंडहर अन्वेषण विभाग को एक ही समय में 3 खंडहर मिले। हालांकि एक दुर्घटना लगती थी। ग्रैंड मास्टर इस बार के 3 खंडहरों में से केवल 2 रक्तवंश टावर की सीमा के भीतर हैं और दूसरा घुमंतु गठबंधन के क्षेत्र के भीतर है। जादूगर टावर में विभा की छात्रा, रक्तवंश टावर की वर्तमान टावर मास्टर आयशा ने आर्यन को सम्मानपूर्वक कहा। ठीक है, मुझे मिल गया। आर्यन ने सिर हिलाया। पिछले कुछ वर्षों में मध्य महाद्वीप में अधिक से अधिक वांछित अपराधी या भगोड़े थे। पश्चिमी तट के पूर्व में वे इकट्ठा हुए थे और यहां तक कि एक नई शक्ति घुमंतु गठबंधन का गठन किया था। हालांकि इस शक्ति का एक साधारण नाम था, इसकी ताकत को कम करके नहीं आंका नहीं जाना चाहिए। यहां तक कि सतह पर दर्जनों तीसरे चक्र जादूगर थे, लेकिन वे रक्तवंश टावर के मध्य महाद्वीप बलों से डरते थे, इसलिए वे एक कोने में छिपे हुए थे। हालांकि उनकी शक्तिशाली ताकत के कारण उन्होंने अनिवार्य रूप से एक बड़ा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इस संबंध में रक्तवंश टावर भी बहुत असहाय था। हालांकि घुमंतु गठबंधन में लोगों की एक छोटी संख्या थी, उनकी ताकत बहुत मजबूत थी। यहां तक कि रक्तवंश टावर भी उनके लिए एक मैच नहीं था। इन लोगों की देखभाल करने वाला एकमात्र व्यक्ति आर्यन भी बहुत इच्छुक नहीं था। ग्रैंड मास्टर, क्या हमें घुमंतु घर के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है? आयशा की आंखें आशा से भरी थीं। उसे उम्मीद थी कि आर्यन कार्रवाई कर सकता है और इस बल से छुटकारा पा सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कोई अन्य खंडहर नहीं है? हम अन्वेषण के बाद इसके बारे में बात करेंगे। आर्यन आयशा के विचारों को समझ गया, लेकिन उसने प्रवेश करने से पहले कोई परेशानी पैदा करने का इरादा नहीं किया, जब तक ये सबूत नहीं था कि संगठन के पास उसे क्या चाहिए। ठीक है तो, आयशा ने सिर हिलाया और थोड़ी निराश थी। घुमंतु गठबंधन की ताकत पिछले कुछ वर्षों में मजबूत और मजबूत हो गई थी, और वह चिंतित थी कि कुछ अज्ञात परिवर्तन वास्तव में होंगे। बहुत जल्दी खंडहरों का अन्वेषण शुरू हुआ। विभाग की कड़ी मेहनत के साथ सिर्फ 10 दिनों में 2 खंडहरों का पता लगाया गया था। अफसोस की बात है कि उन्हें अभी भी कुछ नहीं मिला। इस साल आर्यन की मानसिक शक्ति 454 अंकों पर थी। 10 साल बाद आर्यन की मानसिक शक्ति 460 अंकों तक पहुंच गई थी। इस समय बाहरी दुनिया का वातावरण एक बार फिर से एक विशाल परिवर्तन से गुजरा। अधिकांश घुमंतु जो पश्चिमी तट पर आए थे, उन्होंने घुमंतु गठबंधन में शामिल होने का विकल्प चुना। धीरे धीरे घुमंतु गठबंधन की शक्ति तेजी से विस्तार करना शुरू कर दिया। सिर्फ कुछ वर्षों में उनके पास एक पूर्ण संगठनात्मक संरचना थी। लेकिन समस्या ये थी कि जैसे जैसे उनकी आबादी का विस्तार हुआ, उन्हें आवश्यक संसाधनों में भी तेजी से वृद्धि हुई। मौजूदा संसाधन बस उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते थे। शुरुआत में वे समुद्र या कुछ स्थानों से संसाधन एकत्र कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे उन स्थानों में संसाधन अपर्याप्त थे। उन्हें जिन संसाधनों की आवश्यकता थी, वे बड़े पैमाने पर एकत्र किए जा सकते थे और टिकाऊ थे। हालांकि इस हिस्से पर रक्तवंश टावर का एकाधिकार था, और इसलिए परीक्षण शुरू हुआ। पिछले कुछ वर्षों में घुमंतु गठबंधन ने रक्तवंश टावर को परेशान करने के लिए जादूगरों को भेजना शुरू कर दिया था, और उन्होंने धीरे धीरे पता लगाया कि रक्तवंश टावर के सदस्य उतने शक्तिशाली नहीं थे जितना उन्होंने सोचा था। और मध्य महाद्वीप के लोगों के आगमन के साथ कुछ खबरें भी आईं। रक्तवंश टावर ने लगभग इस जगह की अब परवाह नहीं की। इस प्रकार कुछ दिनों में उन्होंने कई संसाधन बिंदुओं पर कब्जा कर लिया। घुमंतु गठबंधन की शक्ति ने रक्तवंश टावर शाखा को डरा दिया था। सौभाग्य से इन संसाधन बिंदुओं को प्राप्त करने के बाद घुमंतु गठबंधन ने कोई नया कदम नहीं उठाया। इसने एलिस को बहुत अधिक आराम महसूस कराया। आर्यन ने अभी भी एक चाल नहीं चली।
उसकी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति 458 मानसिक अंक थी। 10 वर्षों में उसने इसे केवल 4 अंकों से बढ़ाया था। ये कठिन और कठिन हो रहा था। एक और 10 साल बीत गए। आर्यन की मानसिक शक्ति 462 अंकों तक पहुंच गई थी। घुमंतु गठबंधन ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन समय की रेत घड़ी ने एक चाल चली थी। समय की रेत घड़ी के लोगों के निशान उत्तरी क्षेत्र में पाए गए थे। ये शक्ति जो 100 साल से अधिक समय तक दिखाई नहीं दी थी, आखिरकार अपने नुकीले दांत को प्रकट करना शुरू कर दिया था। किसी को ये जानना चाहिए कि समय की रेत घड़ी 1000 साल पहले इस जगह का ताज रहित राजा था। जैसे ही समय की रेत घड़ी से लोग दिखाई दिए, उन्होंने उत्तर और केंद्र के पास एक बड़ा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। फिर वे रुक गए, जैसे कि वह उनका उद्देश्य था। हालांकि कोई भी इस कारण से उन्हें नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं करता था। हर कोई समझ गया कि अगली बार जब वे एक चाल चलेंगे तो पश्चिमी तट पर स्थिति नाटकीय रूप से बदल जाएगी। आर्यन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस समय उसकी मानसिक शक्ति लगभग अपने चरम पर थी, लेकिन उसे कोई भी प्रासंगिक जानकारी नहीं मिली थी। इस संबंध में आर्यन भी बहुत असहाय था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन आर्यन को क्या उम्मीद नहीं थी कि 5 साल बाद एक हवाई जहाज का आगमन सब कुछ बदल देगा। इस समय मध्य महाद्वीप से एक हवाई जहाज रक्तवंश टावर के क्षेत्र में पहुंचा। ये हवाई जहाज मध्य महाद्वीप में एक प्रमुख बल से संबंधित था। सुनहरा टिड्डा वाणिज्य मंडल 305 जिन जी का उपहार। रक्तवंश टावर के मुख्य टावर में लिविंग रूम में 2 लोग सोफे पर एक दूसरे के सामने बैठे थे और बगल में मौजूद गार्डों ने सम्मानपूर्वक उनके लिए चाय डाली। श्री कोलिना, ये हमारे पश्चिमी तट की अनूठी नीली ध्वनि चाय है। ये बहुत मीठी है, आपको इसे आजमाना चाहिए। मैंने पहले ही सर हरमन को सूचित कर दिया है, वह शायद जल्द ही यहाँ होंगे। आयशा सोफे पर बैठी और सामने देखा। उसके सामने एक छोटी दाढ़ी वाला एक अधेड़ उम्र का जादूगर था। उसने एक सुनहरा जादूगर का चोंगा पहना हुआ था और उसके हाथ अंगूठियों से भरे थे। उसने अपने दाहिने हाथ में एक छोटी छड़ी भी पकड़ी हुई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास बहुत समय है। कोलिना ने चाय का कप उठाया और एक छोटी घूंट ली। सर, आपको मास्टर हरमन से क्या चाहिए? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? आयशा ने उत्सुकता से पूछा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सुनहरा टिड्डा वाणिज्य मंडल उससे मिलने आएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि सुनहरा टिड्डा वाणिज्य मंडल ने भी दशकों पहले इस जगह पर हार मान ली थी। उनके बारे में सब कुछ गायब हो गया था। हालांकि इस बार उन्होंने वास्तव में यहाँ आने के लिए इतना प्रयास किया था, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना मुश्किल था। मेरे पास मास्टर हरमन को देने के लिए कुछ है। कोलिना मुस्कुराया लेकिन जारी नहीं रखा। जब कोलिना ने बात करना बंद कर दिया तो आयशा ने और सवाल नहीं पूछे। दोनों चुप हो गए। समय धीरे धीरे बीत गया। अचानक दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। एक आदमी ने दरवाजा धक्का दिया और अंदर चला गया। ग्रैंड मास्टर। जब उसने उस आदमी को देखा तो आयशा तुरंत खड़ी हो गई। आर्यन ने एलिस को सिर हिलाया, फिर उसके सामने वाले आदमी को देखा। एक दिन पहले जब उसने सुना कि सुनहरा टिड्डा वाणिज्य मंडल आ गया था तो वह तेज हो गया और रक्तवंश टावर के लिए रवाना हो गया। केवल एक ही कारण था और वह ये था कि उसी समय उसे जिंजी से एक संदेश मिला था जिससे उसने सैकड़ों वर्षों तक संपर्क नहीं किया था। संदेश सरल था, उसने बस आर्यन को बताया कि आइटम आ गया था। उस समय आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि उसने जिंजी से केवल एक चीज़ मांगी थी और वह उसे स्वर्गीय में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त जानकारी खोजने में मदद करना था। आर्यन ने उस आदमी को देखा जो सुनहरा टिड्डा वाणिज्य मंडल के एक सदस्य की तरह कपड़े पहने हुए था। इससे पहले कि वह बोल पाता, कोलिना पहले ही खड़ा हो गया था और जल्दी से अपना हाथ आर्यन के बगल में बढ़ाया। उसने सम्मानपूर्वक कहा, आप सर हरमन होंगे? हाँ, और आप कौन हैं? आर्यन ने सिर हिलाया। मेरा नाम कोलिना है, आप मुझे कोरी कह सकते हैं। कोलिना सभी मुस्कान था। जब आयशा ने उसे देखा तो उसका मुंह हिल गया। तुम मुझे अभी इस तरह नहीं देख रहे थे, तुम मेरा न्याय कर रहे थे। उद्धरण, आपका उद्देश्य क्या है? मुझे यकीन है कि लॉर्ड जिंजी ने पहले ही आपको बताया है कि मैं आपको कुछ देने आया हूँ। अपनी पहचान की पुष्टि करने के बाद कोलिना ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने एक स्पेस रिंग निकाला और उसे आर्यन को सौंप दिया। मेरे लॉर्ड, ये वही है जो मेरे लॉर्ड ने मुझे आपको देने के लिए कहा था। आर्यन ने रिंग ली। इस प्रक्रिया के दौरान दोनों चुपचाप बगल में इंतजार कर रहे थे। दूसरी ओर आयशा ने आर्यन के चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान देखी, जैसे कि वह आइटम से बहुत संतुष्ट था। इसने उसे बहुत उत्सुक बना दिया कि क्या उसके ग्रैंड मास्टर को इतना खुश कर सकता है। कुछ सेकंड बाद आर्यन ठीक हो गया और कोलिना से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लॉर्ड, और लॉर्ड जिंजी की सेवा करना मेरा बहुत सम्मान है। कोलिना ने अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखा और विनम्रता से कहा, ऐसा लगता है कि जिंजी मध्य महाद्वीप में अच्छा कर रहा है। मैं उसकी स्थिति के बारे में काफ़ी उत्सुक हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं? आर्यन ने उसे देखा और पूछा।
जिस क्षण वह अंदर आया उसने पहले ही एक बार कोलिना का निरीक्षण कर लिया था। यह अपने तीसरे चक्र के चरम पर एक जादूगर था। एक तीसरे चक्र के चरम जादूगर के लिए कुछ देने के लिए यहाँ तक आना, ये स्पष्ट था कि जिनजी अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करता था। लेक छोटी ईना उसका प्रभाव। बेशक आप कर सकते हैं। कोलिना ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। जैसे ही आर्यन उसका निरीक्षण कर रहा था, वह भी आर्यन का निरीक्षण कर रहा था। वह ये जानने के लिए भी बहुत उत्सुक था कि किस तरह का व्यक्ति लॉर्ड जिनजी का इतना सम्मान कर सकता है। जिनजी ने आने से पहले उसे कई बार बताया था, लेकिन उसने कभी लॉर्ड जिनजी को ऐसा नहीं देखा था। उसके प्रभाव में लॉर्ड जिनजी हमेशा लड़ने की भावना से भरे थे, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा, यहाँ तक कि एक स्वर्गीय का सामना करते समय भी। लेकिन जब वह वास्तव में आर्यन के सामने खड़ा था तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत था। हालांकि इस व्यक्ति का तीसरा चक्र था, उसकी आभा ने उसे महसूस कराया कि वह एक स्वर्गीय का सामना कर रहा था। क्या यह उचित था? ये तार्किक नहीं था। हालांकि उसने पहले कभी उससे लड़ाई नहीं की थी, लेकिन उसे लगा कि उसके 10 भी आर्यन को हरा नहीं पाएंगे। वह जानता था कि यह हास्यास्पद था, लेकिन यह वास्तव में उसकी अंतर्ज्ञान पर आधारित था। जल्द ही वे सोफे पर बैठ गए और कोलिना ने उन्हें जिनजी की स्थिति के बारे में बताना शुरू कर दिया। लॉर्ड जिनजी अभी हाल ही में अपने तीसरे चक्र तक पहुंचे हैं। साथ ही वह सुनहरा टिड्डा वाणिज्य मंडल के सुनहरा टिड्डा बन गए। आपको पता होना चाहिए कि वह केवल 200 साल का है। उसके अलावा लॉर्ड जिनजी सबसे संगत जादूगर हैं जिन्हें मैंने कभी सुनहरा टिड्डा रक्तवंश के साथ देखा है। अपनी प्रतिभा के साथ वह भविष्य में निश्चित रूप से चौथे चक्र में आगे बढ़ेगा जब तक कि कोई दुर्घटना न हो। जब से लॉर्ड जिनजी मध्य महाद्वीप में आए, उन्होंने वाणिज्य मंडल के व्यवसाय के एक हिस्से पर भी कब्जा कर लिया था। पहले सभी ने सोचा था कि लॉर्ड जिनजी पश्चिमी तट से सिर्फ एक असभ्य व्यक्ति थे, तो उनके पास मजबूत व्यावसायिक कौशल कैसे हो सकते थे। हालांकि लॉर्ड जिनजी ने उन्हें दिखाया। सिर्फ कुछ दशकों में उनकी शाखा का प्रदर्शन मध्य से निम्न वर्ग में शीर्ष पर पहुंच गया। मैं भी उस समय चैम्बर में शामिल हो गया। कोलिना ने जिनजी की कहानी बताई। आर्यन को इतनी सारी चीजें होने की उम्मीद नहीं थी कि छोटे लोग रक्तवंश टावर में गए। जैसा कि भाग्य से न किसी की उम्मीद थी, वह वास्तव में भयंकर था। आयशा की आंखें भी चमक गईं। उसे भी मध्य महाद्वीप के लिए कुछ उम्मीदें थीं। हालांकि मेरे लॉर्ड हाल ही में एक अच्छा समय नहीं बिता रहे हैं। फिर कोलिना ने अपना सिर हिलाया और आहें भरीं। क्या गलत है? आर्यन ने पूछा। यह ऐसा है। हालांकि लॉर्ड हमेशा बहुत सटीक निर्णय ले सकते हैं। पवित्र टावर की घटना और विभिन्न बलों के बीच संघर्ष के कारण हमने इस प्रक्रिया में एक बड़ा लाभ कमाया है, लेकिन हमने दूसरों को भी ईर्ष्या की है। किसी ने लॉर्ड पर एक अभिशाप रखा है जिससे लॉर्ड का रक्तवंश लगातार खराब हो रहा है। कोलिना ने गुस्से में कहा। एक अभिशाप? आर्यन का एक अजीब सा भाव था। क्या ये युद्ध से संबंधित था? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि इसका उससे कुछ लेना देना था? ये भाग्य वास्तव में अद्भुत था। लेकिन अगर यह कोलिना के लिए नहीं होता तो आर्यन को जिनजी के बारे में ये पता नहीं चलता। हालांकि चूंकि वह इसके बारे में जानता था, वह बस इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। आखिरकार जिनजी उसके लिए एक बड़ा उपहार लाया था। एक पल रुको। आर्यन खड़ा हुआ और अचानक कमरे से बाहर चला गया। कोलिना और आयशा भी भ्रमित थे, लेकिन वे अभी भी इंतजार करते थे। 3 मिनट बाद आर्यन लौट आया। हालांकि इस बार उसके हाथ में एक क्रिस्टल था। यह एक पारदर्शी खोल के साथ एक डार्क क्रिस्टल था, लेकिन अंदर एक दृश्यमान छाया थी। उसने इसे कोलिना को फेंक दिया। कोलिना ने इसे जल्दी में पकड़ा। मेरे लॉर्ड, आप क्या कर रहे हैं? कोलिना ने क्रिस्टल को देखा, बहुत ज्यादा समझ नहीं पा रहा था। ये जिनजी की मदद कर सकता है। आर्यन अपनी सीट पर वापस बैठ गया और उसे देखते हुए कहा। क्या? कोलिना की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। जब आप वापस जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा। चलो पहले कुछ चाय पीते हैं, उसने कहा। आर्यन समझ गया कि वह क्या सोच रहा था और उसे शांत होने का संकेत देने के लिए अपना हाथ हिलाया। हालांकि कोलिना इस समय शांत नहीं हो सकता था। जिनजी को कई सालों से शाप दिया गया था और यहाँ तक कि उसका रक्तवंश भी घटने लगा था। यह एक बहुत ही भयानक चीज थी। अगर समस्या हल हो सकती है तो ये बहुत अच्छा होगा। क्या ये कारण हो सकता है कि लॉर्ड जिनजी ने उसे यहाँ आने के लिए कहा था? कोलिना को अचानक कुछ एहसास हुआ लगता था। तो यह ऐसा था। धन्यवाद मेरे लॉर्ड। कोलिना शांत हो गया और आर्यन को धन्यवाद दिया। कुछ चाय पियो। आर्यन केवल मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। पहले यह एक निवेश था। यह वित्त पोषण का पहला दौर था। समय धीरे धीरे बीत गया और पलक झपकते ही आधा दिन बीत गया था। लॉर्ड कोलिना, आप यहाँ कितने दिन रहने जा रहे हैं? आयशा ने पूछा। मैं तुरंत जाने के लिए तैयार हूँ। कोलिना ने कुछ दिनों तक रहने के बारे में सोचा था, लेकिन उसके पास फिलहाल कोई विचार नहीं था। वह बस जितनी जल्दी हो सके मध्य महाद्वीप में वापस उड़ान भरना चाहता था। मास्टर जिनजी को मास्टर हरमन से कुछ चाहिए था। ठीक है,
तो एलिस ने सिर हिलाया। उस दोपहर एलिस और आर्यन ने चिंतित कोलिना को भेज दिया। एलिस और आर्यन वापस लौट आए क्योंकि उन्होंने हवाई जहाज को धीरे धीरे आकाश में उतारते हुए देखा। रास्ते में एलिस अब अपनी जिज्ञासा को वापस नहीं पकड़ सका और आर्यन से पूछा, ग्रैंड मास्टर, सुनहरा टिड्डा वाणिज्य मंडल ने शिक्षक को वास्तव में क्या दिया? आशा। आर्यन ने शांति से जवाब दिया। स्वर्गीय क्षेत्र में आगे बढ़ने पर जानकारी उसके लिए आशा थी। आशा। आयशा पूरी तरह से दंग रह गई। 306 शर्तें। कोलिना को भेजने के बाद आर्यन अस्थायी रूप से जादूगर टावर में रहा। वह गुप्त क्षेत्र में लौट आया। जिस क्षण वह गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया, एक आकृति उसके सामने दिखाई दी। आर्यन, हम मध्य महाद्वीप कब जा सकते हैं? डायलन आर्यन के सामने खड़ा था, अपनी यांत्रिक आंखों से उसे देख रहा था, उसकी निगाह दूर थी। आर्यन उसकी आखिरी उम्मीद था। वह हमेशा जितनी जल्दी हो सके मध्य महाद्वीप की ओर जाना चाहता था। उसका मुख्य शरीर मध्य महाद्वीप में था और वह उन चीज़ों को खोजने के लिए बेताब था। लेकिन उसे ऐसा क्यों लगा कि उस आदमी आर्यन का ऐसा कोई इरादा नहीं था। चिंता मत करो, हम जल्द ही वहां होंगे। ये देखकर कि रास्ता अवरुद्ध करने वाला डायलन था, आर्यन ने उसे सांत्वना दी। मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मैं स्वर्गीय क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ जाता। आखिरकार मध्य महाद्वीप इतना खतरनाक है। तुम नहीं चाहते कि मैं आधे रास्ते में मर जाऊं, है ना? अगर ऐसा होता है तो कोई उम्मीद नहीं होगी। ठीक है फिर। डायलन के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वह थोड़ी दूर एक कुत्ते के घर में भागा और लेट गया। उसने कई बार यही शब्द सुने थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। यही तरीका है। आर्यन मुस्कुराया जैसे ही वह गुजरा। आगे हिल का क्षेत्र था। हवा में दसियों मीटर ने सूरज को अवरुद्ध कर दिया और हजारों शाखाएं लटक गईं, जो एक चमकदार हरी रोशनी का उत्सर्जन करती थीं। जीवन की एक आभा बिना किसी आरक्षण के उत्सर्जित हो रही थी। तुम अभी तक आगे नहीं बढ़े हो। आर्यन पहले ही भूल चुका था कि उसने कितनी बार यह कहा था। दूसरे चक्र में हिल की उन्नति उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा धीमी थी। वह केवल इतना कह सकता था कि वह बोला था। उसने हिल को कम करके आंका था। आर्यन की आवाज़ सुनकर हिल ने अपनी शाखा को नीचे कर दिया और उसके करीब आ गया। हिल के जवाब को वापस करते हुए आर्यन आगे चलता रहा। जल्द ही वह जादुई दवा क्षेत्र में पहुंचा। ये जगह पहले से ज्यादा नहीं बदली, लेकिन कई दुर्लभ जादुई पौधे थे। आर्यन द्वारा साधारण लोगों को बहुत पहले ही हटा दिया गया था। आखिरकार उसने अब उसके लिए पैसे कमाने के लिए जादुई जड़ी बूटी क्षेत्र पर भरोसा नहीं किया, जब तक कि यह एक बहुत पुराना और प्रभावी नहीं था, लेकिन वे बहुत दुर्लभ थे। और इस जादुई जड़ी बूटी क्षेत्र के केंद्र में रक्त बांस के फूलों का एक बड़ा पैच था। हालांकि वे अब आर्यन के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं थे, फिर भी उसने उन्हें रखा और उन्हें एक काफ़ी बड़े क्षेत्र में लगाया। ऐसा नहीं था कि वह उदासीन था, लेकिन वह उत्सुक था कि क्या वह 4 अंगूठी वाला रक्त बांस का फूल उगा सकता है, और क्या कुछ ऐसा होगा जो उसे आश्चर्यचकित करेगा। वैसे भी ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। रक्त बांस के फूलों के क्षेत्र से गुजरने के बाद आर्यन आखिरकार अपनी प्रयोगशाला और रहने वाले क्षेत्र में पहुंचा। यहाँ घर की संरचना जादूगर टावर के समान नहीं थी। यह अतीत के एकल मंजिला घरों की तरह भी दिखता था। हालांकि यह महत्वपूर्ण नहीं था। उनके सामने विशाल हाइड्रा था। कई दर्जन मीटर लंबी छाया शरीर को एक साथ कॉइल्ड किया गया था, जिसमें 3 सिर शरीर में मुड़े हुए थे। हालांकि यह केवल वहां पड़ा था, इसने एक पहाड़ जैसी भावना दी। वह यहाँ क्यों था? वह प्रयोगशाला की रखवाली करने में उसकी मदद करना था। आर्यन रास्ते के साथ चला गया और इस अवधि के दौरान हाइड्रा ने अपने सिर में से एक को उठाया। जब उसने देखा कि यह आर्यन था तो उसने फिर से अपना सिर नीचे कर दिया। आर्यन अंतरिक्ष रिंग को बाहर निकालने से पहले प्रयोगशाला में चला गया। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और रिंग से सब कुछ बाहर निकाला। एक क्रिस्टल बॉल, एक फल और एक पत्र था। उसने पहले लिफाफा खोला। ये जिन जी का एक पत्र था। पत्र के पहले भाग में उसकी स्थिति के परिचय के अलावा ये लगभग वही था जो कोलिना ने कहा था, लेकिन कुछ और विवरण थे और अभिशाप का कोई उल्लेख नहीं था। दूसरे भाग में वह जो आइटम लाया था उसका परिचय दिया गया था। क्रिस्टल बॉल में वह जानकारी थी जिसे आर्यन को एक जादूगर के रूप में स्तर तक बढ़ाने की आवश्यकता थी, साथ ही एक जादूगर के लिए जानकारी भी थी। फल एक कीमती सामग्री थी जिसे कोमोरोस फल कहा जाता था। ये स्तर तक बढ़ने की प्रक्रिया के दौरान एक जादूगर की सफलता दर को 5% तक बढ़ा सकता था। ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति इस फल को वितरित करने के लिए यहाँ था। आर्यन ने फल उठाया। फल बाहर से अनानास जैसा दिखता था, जो एक सर्पिल पैटर्न उत्सर्जित करता था। सार में ये लगभग चौथे चक्र तक पहुंच गया था, बस थोड़ा सा बंद था। अगर आर्यन को सही याद था तो इसे चौथे चक्र जादुई जानवर कोमोरोस मगरमच्छ से काटा गया था। उनके सिर पर इस तरह का जादुई पौधा होगा और यह हर कुछ 100 वर्षों में केवल एक बार बढ़ेगा। 4 चक्र जादुई जानवर से इसे इकट्ठा करने की कठिनाई आत्मनिर्भर थी, यहाँ तक कि जिन जी को शायद एक भारी कीमत चुकानी पड़ी थी।
जादूगरों और जादूगरों के बारे में भी जानकारी थी। ऐसा लगता है कि जिंजी ने वास्तव में बहुत प्रयास किया था। फल की जांच करने के बाद आर्यन ने जानकारी पढ़ना शुरू कर दिया। उसे यह समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि स्वर्गीय को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए और स्वर्गीय और तीसरे चक्र जादूगर के बीच क्या अंतर था। स्वर्गीय क्षेत्र जादूगर तक पहुंचने के लिए केवल एक शर्त थी, वह 400 की न्यूनतम मानसिक शक्ति थी। हालांकि ये सफलता प्रक्रिया सबसे कठिन थी। आवश्यकताओं के अनुसार जादूगरों को अपनी मानसिक शक्ति को चरम तक संपीड़ित करने की आवश्यकता थी जब तक कि इसे सीमा तक संपीड़ित नहीं किया गया था। फिर इस प्रक्रिया के दौरान स्वर्गीय की शक्ति का जन्म होगा। यह एक प्रकार की शक्ति थी जो मानसिक शक्ति से निकटता से संबंधित थी, लेकिन एक अलग प्रकार थी। ये कदम उन्नति के लिए एकमात्र सीमा थी। ये सही है, उन्नति इतनी सरल थी। हालांकि इस कदम ने अनगिनत तीसरे चक्र जादूगरों को विफल कर दिया। औसतन उनमें से दर्जनों में से केवल एक ही सफल होगा। बेशक जादूगर भी समान थे, लेकिन उन्होंने अपनी रक्तवंश को संघनित किया और इसे चरम तक संपीड़ित किया। ये बहुत दिलचस्प था। जहां तक एक स्वर्गीय और तीसरे चक्र के जादूगरों के बीच अंतर था, वे स्वर्गीय शरीर और सही रक्तवंश अवतार थे। स्वर्गीय बल की भारी मात्रा से गठित एक बड़ा शरीर एक जादूगर को पहले की तुलना में 10 गुना अधिक शक्ति के साथ फूटने की अनुमति दे सकता था। प्रभाव स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकते थे, जबकि एक रक्तवंश अवतार रक्तवंश में ही बदल सकता था और उन जीवों की शक्तिशाली युद्ध क्षमताओं को प्राप्त कर सकता था। संक्षेप में, जिस क्षण कोई स्वर्गीय के स्तर तक पहुंचा, जादूगरों और जादूगरों दोनों के लिए एक बड़ा बदलाव होगा। यही कारण है कि चौथे चक्र को स्वर्गीय कहा जाता था, न कि चौथे चक्र को। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी शक्ति का सार पहले ही बदल चुका था। जिंजी द्वारा उसे दी गई जानकारी उन दोनों के प्रचार के साथ साथ ध्यान देने योग्य कई चीज़ों के बारे में थी। आर्यन ने अनुमान लगाया कि यह शायद सुनहरा टिड्डा वाणिज्य मंडल की आंतरिक जानकारी थी। सख्ती से जिंजी ने नियमों का उल्लंघन किया था और एक जोखिम ले रहा था। यह एक अच्छा बच्चा था। आर्यन ने आहें भरीं। यही कारण था कि वह उसकी मदद करने को तैयार था। हालांकि मुझे आगे बढ़ने के लिए अभी भी बहुत सारी तैयारी करने की आवश्यकता है। आर्यन ने विचार किया, अगर कोई स्वर्गीय आगे बढ़ना चाहता था तो उसे अच्छी तरह से तैयार होना पड़ता था। सबसे पहले जिंजी का कोमोरोस फल उसकी थोड़ी मदद कर सकता था क्योंकि यह रक्तवंश से संबंधित था। लेकिन आर्यन एक जादूगर के रूप में आगे बढ़ना चाहता था। हालांकि किसी कारण से आर्यन ने महसूस किया कि उसे वास्तव में इसका उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। कारण ये था कि जब वह पहली बार अपने तीसरे चक्र में उन्नत हुआ था तो एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। मुझे बड़ी संख्या में आत्मा क्रिस्टल, उच्च स्तर के आत्मा क्रिस्टल की आवश्यकता है। कुछ सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के अलावा आर्यन को अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत बड़ी संख्या में उच्च स्तरीय आत्मा क्रिस्टल की थी। और यह आर्यन अपने आत्मा दासों से प्राप्त करने की योजना बना रहा था कि वह उठा रहा था। पहाड़ों में हजारों जादुई जानवर छिपे हुए थे और तीसरे चक्र में उनमें से कई थे। हालांकि यह एक दया थी, अगर यह उसकी उन्नति के लिए था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी मानसिक शक्ति 462 अंक है। मेरा अनुमान है कि मैं 470 अंक तक पहुंच सकता हूं। मुझे स्तर तक बढ़ने से पहले लगभग 15 साल लगेंगे। आर्यन ने अपनी स्थिति को महसूस किया। हालांकि 500 अंक सीमा थे, ये पूरी तरह से एक सैद्धांतिक मूल्य था और पहुंचना असंभव था। यहां तक कि अगर यह 470 अंकों की आध्यात्मिक शक्ति थी तो ये पहले से ही 99.9% से ऊपर थी। जब वह तैयार था तो उसकी मानसिक शक्ति पर्याप्त होनी चाहिए और वह आगे बढ़ सकता था। समय ने कोई निशान नहीं छोड़ा और वह आखिरकार इस स्तर पर पहुंच गया था। 307 करुणा। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। इस समय आर्यन की मानसिक शक्ति पहले ही 468 अंकों तक पहुंच चुकी थी, जो उसकी उम्मीद से थोड़ी अधिक थी। इसका कुछ लेना देना आर्यन की मानसिक शक्ति बढ़ाने की प्रतिभा से था। वह अब एक बेकार प्रतिभा वाला जादूगर नहीं था। अपनी कड़ी मेहनत के साथ उसे जादूगर दुनिया में भी एक प्रतिभाशाली कहा जा सकता था। बेशक अपनी मानसिक ऊर्जा के अलावा आर्यन की अन्य तैयारी लगभग पूरी हो गई थी। उसने कोमोरोस फलों से औषधि बना ली थी और उसने अन्य पूरक औषधि तैयार करना समाप्त कर दिया था। केवल एक चीज़ जिसकी उसे आवश्यकता थी वह थी आत्मा शक्ति क्रिस्टल और उच्च मानसिक शक्ति। बाद वाला समय का इंतजार कर रहा था जबकि रक्तवंश टावर पहले वाले को इकट्ठा कर रहा था। पश्चिमी तट, माउंट सोफिया। आर्यन हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें शांत थीं क्योंकि वह लंबी पर्वत श्रृंखला को नीचे देख रहा था। लगभग सभी आत्मा दास यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। पिछले 10 वर्षों से आर्यन पश्चिमी तट पर बिखरे हुए आत्मा जादुई जानवरों को यहाँ इकट्ठा होने का आदेश दे रहा था। अब जब 10 साल बीत चुके थे, हजारों जादुई जानवर यहाँ इकट्ठा हो गए थे। आज यहाँ आने का उसका केवल एक ही उद्देश्य था और वह आत्मा क्रिस्टल था।
अपने शरीर को फैलाते हुए आत्मा का एक उतार चढ़ाव उससे केंद्र के रूप में सभी दिशाओं में फैलने लगा, जो सोफिया पर्वत श्रृंखला में जादुई जानवरों को बुला रहा था। उसके बुलावे के बाद पूरी पर्वत श्रृंखला धीरे धीरे कुछ नर्म प्रतिक्रियाएं उत्सर्जित करने लगी, जिसके बाद अनगिनत जादुई जानवरों की दहाड़ें आईं। वे एक साथ इकट्ठा हुए, एक जादुई जानवर दंगा की तरह एक के बाद एक पर्वत श्रृंखला में उठते और गिरते रहे। ये तो बस शुरुआत थी। चिल्लाने के बाद आर्यन की दृष्टि में वह देख सकता था कि अनगिनत जादुई जानवर यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। जमीन पर फैली हुई पहाड़ों के बीच पानी की धाराएं इस जगह की ओर बढ़ रही थीं। आकाश के लिए भी यही था। पंखों वाले जानवरों के बड़े समूह ने सूरज को ढक लिया। सैकड़ों साल पहले वे पहले ही 40,000 से 50,000 थे। अब वे पहले से भी अधिक थे। यहाँ तक कि आर्यन भी इस दृश्य पर चौंकने से खुद को रोक नहीं पाया। दंगा आधे घंटे तक चला। आधे घंटे बाद आर्यन ने पर्वत श्रृंखला को देखा। कुछ दर्जन मील के दायरे में सभी प्रकार के जादुई जानवर थे। वे एक साथ घनी तरह से पैक किए गए थे और वे जमीन पर तिल की तरह बिखरे हुए थे। वह नहीं जानता था कि क्या ये पर्याप्त था। इस समय जादुई जानवर सभी ऊपर देख रहे थे, आर्यन के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे ये जानने के लिए भी बहुत उत्सुक थे कि आर्यन उन्हें क्यों बुला रहा था। वास्तव में आर्यन ने उनकी परवाह किए बिना 100 साल हो गए थे। उसने केवल उन्हें जादूगर के क्षेत्र में अपनी मर्जी से प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया था, इसलिए कुछ जादुई जानवर लगभग भूल गए थे कि उनके पास एक आत्मा ब्रांड था। हजारों आंखें उस पर थीं। वह मुस्कुराया, फिर अपना हाथ बढ़ाया। ये धीरे धीरे बंद हो गया। उस क्षण सभी राक्षसी जानवरों को अपने दिल की धड़कन महसूस हुई। आर्यन उन्हें मरना चाहता था। नहीं, अनगिनत अस्वीकृति एक धार में बदल गई। किनारे पर जादुई जानवरों की आंखें पागलपन से भरी थीं क्योंकि वे दूर भाग गए थे। र ने उन्हें अपनी इच्छा शक्ति खो दी थी। वे यह नहीं समझ पाए कि आर्यन ऐसा क्यों कर रहा था। सबसे जल्दी प्रतिक्रिया देने वाले जादुई जानवर तीसरे चक्र के जादुई जानवर थे। उन सभी ने दहाड़ लगाए। उनकी आत्मा से उत्पन्न गुलाम निशान ने उन्हें बताया कि आर्यन वास्तव में उनके जीवन को चाहता था और उन्हें एक साथ इकट्ठा करना सिर्फ मारने की सुविधा के लिए था। तीसरे चक्र की शक्ति ने उन्हें बुद्धि का एक बुनियादी स्तर दिया था और वे समझ गए थे कि उन्हें आशा की एक झलक पाने के लिए आर्यन को मारना होगा। एक पल में लगभग 100 तीसरे चक्र के जानवर उसकी ओर चार्ज हो गए। आकाश में, जमीन पर, सभी दिशाओं में उन्होंने अपने तेज पंजों और नुकीले दांत को फैलाया, आर्यन के पास आ रहे थे और उसे घेर रहे थे। आत्मा पर निशान एक अतुलनीय बंधन है। ये दुख की बात है कि वे जीवित प्राणियों का एक समूह है जो खुद को भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आर्यन ने बस उन्हें देखा और दयनीय रूप से कहा। अगले सेकंड उसने अपने फैलाए हुए हाथ को बंद कर दिया। साथ ही अनगिनत जादुई जानवरों के रक्तवंश और यहाँ तक कि छाप तुरंत सक्रिय हो गए। लहरों की तरह जादुई जानवरों की आत्माएं तुरंत बिखर गईं और उनके पास विरोध करने का मौका भी नहीं था। आकाश में जादुई जानवर एक साथ गिर गए, हवा में एक रास्ता खींचते हुए। इस बीच आर्यन की ओर चार्ज कर रहे जादुई जानवर बारिश की तरह गिर गए। यह आत्मा दास पर एक जादूगर की शक्ति थी। उनके पास अपने जीवन और मृत्यु पर पूर्ण नियंत्रण था। जैसे ही उसने देखा कि हजारों जीवन एक पल में उसके सामने फिसल गए, उसकी निगाह शांत रही, लेकिन अब जीवन के प्रति ज्ञान का एक संकेत और भाग्य की उसकी समझ थी। अगर वह अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सका तो उसे इन जादुई जानवरों की तरह दूसरों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। ये कितना दुखद होगा। यही कारण था कि आर्यन आगे बढ़ता रहा। अपने भाग्य को नियंत्रित करने के लिए उसने हमेशा अधिक स्थिर रहने का विकल्प चुना। आखिरकार उसके पास केवल एक ही जीवन था। मैं क्या सोच रहा हूँ? चलो बस एक आत्मा क्रिस्टल को संघनित करते हैं। आर्यन ने अपना सिर हिलाया। उसने अपने अंतरिक्ष रिंग से कुछ क्रिस्टल निकाले और उन्हें सभी दिशाओं में फेंक दिया। उसने उन्हें उस सीमा पर सटीक रूप से फेंक दिया जहां जादुई जानवर मर गए थे और फिर प्रकाश की किरणें थीं। यह एक बड़े क्षेत्र के साथ एक जादू गठन था। जादू गठन को रोशनी करते हुए देखकर आर्यन की आंखें धीरे धीरे चांदी सफ़ेद हो गईं। आकाश में एक पिच काला भंवर धीरे धीरे दिखाई दिया। जमीन पर जादुई जानवरों के आत्मा के टुकड़े दिखाई दिए और आकाश में इकट्ठा होना शुरू हो गए। आत्मा के टुकड़े एक बेहोश हल्के नीले रंग के थे, इसलिए ऐसा था जैसे कि दर्जनों मील के दायरे में जमीन से एक ऑर्किड बारिश गिर रही थी। आकाश में भंवर काला था और यह बेहद स्वप्निल दिखता था। क्या खूबसूरत दृश्य है। मुझे खेद है, आर्यन ने आहें भरीं। हालांकि दृश्यावली सुंदर थी, लेकिन वह ये नहीं भूला कि इसे कैसे बनाया गया था। ये दसियों हजारों मृत जादुई जानवरों की टूटी हुई आत्माओं और जीवन द्वारा बनाया गया था। जैसे ही आत्मा क्रिस्टल इकट्ठा हुए, आकाश में एक और आत्मा क्रिस्टल बनने लगा। हालांकि केवल एक ही था। इसने आत्मा की आभा की एक विशाल लहर को बाहर निकाला। ये साधारण तीसरे चक्र आत्मा क्रिस्टल से कहीं अधिक था। ये भी वही था जो आर्यन को चाहिए था। उसे क्या चाहिए था? एक उच्च श्रेणी का आत्मा क्रिस्टल था।
आर्यन ने इस क्रिस्टल को बनाने के लिए कुछ 100 तीसरे चक्र के जानवरों और अंतहीन दूसरे और पहले चक्र के जानवरों को मार डाला। बहुत जल्दी 1 घंटा बीत गया था। आकाश में क्रिस्टल भी अपने अंतिम चरण तक पहुंच गया था। इसकी आभा पहले ही तीसरे चक्र के चरम पर पहुंच गई थी, लेकिन यह अभी भी संघनित नहीं हुई थी। मैं एक आधा कदम स्वर्गीय आत्मा कोर की कमी कर रहा हूं। आर्यन ने जल्दी से निर्धारित किया कि वह आत्माओं को लंगर करने के लिए एक कोर गायब था, लेकिन इसने उसे चिंतित कर दिया। वह एक आधा कदम स्वर्गीय कहाँ पा सकता था, लेकिन इस समय उसे कुछ महसूस हुआ लगता था। उसने एक दिशा में देखा। दूर आकाश में एक आकृति तेजी से उड़ रही थी। इसने एक आधा कदम स्वर्गीय की आभा को बाहर निकाला और भयानक था। यह एक अधेड़ उम्र का जादूगर था। वह थोड़ा बुरा लग रहा था और उसकी त्वचा उसकी हड्डियों से चिपकी हुई थी। उसने एक भूरे काले जादूगर का चोंगा पहना हुआ था जिसमें एक खूनी निशान था। जहां तक इस जादूगर चोंगे की बात है, अगर आर्यन को सही याद था तो ये हाल ही में उभरता हुआ घुमंतु गठबंधन होना चाहिए। लेकिन वह यहाँ क्यों दिखाई देगा? घुमंतु गठबंधन यहाँ से काफी दूर होना चाहिए। लेकिन क्या यह महत्वपूर्ण था? यह महत्वपूर्ण नहीं था। आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। दूर के जादूगर के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी, क्योंकि उसने चिल्लाया, उस आत्मा क्रिस्टल को सौंप दो। ओह, क्या वह मेरे क्रिस्टल को चुराने आया था? आर्यन पर एहसास हुआ। उसे जो वह आगे करने जा रहा था उसके बारे में कमदोशी महसूस हुआ। 308 घुमंतु गठबंधन। मासुदे एक आधा कदम स्वर्गीय जादूगर था। उसने मध्य महाद्वीप में एक शक्तिशाली बल को नाराज कर दिया था और उसे भागना पड़ा था। फिर वह अपेक्षाकृत दूरस्थ पश्चिमी तट पर आया। संसाधन प्राप्त करने के लिए वह यहाँ घुमंतु गठबंधन, घुमंतु संगठन में शामिल हो गया। तब से कुछ दशक बीत चुके थे। हालांकि हाल के वर्षों में गठबंधन के भीतर आंतरिक संघर्ष बड़े और बड़े हो गए थे। कारण सरल था, यह अपर्याप्त संसाधनों और संसाधनों के असमान वितरण के कारण था। रक्तवंश टावर की तुलना में, जिसने अधिकांश संसाधनों पर कब्जा कर लिया था, घुमंतु गठबंधन ने केवल कुछ दर्जन संसाधन बिंदुओं पर कब्जा कर लिया था, जो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा हर साल उनसे जुड़ने के लिए पश्चिमी तट पर लोगों की एक स्थिर धारा थी, और इसलिए पिछले साल उनके नेता ने रक्तवंश टावर के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। वास्तव में उनके पास पर्याप्त शक्ति थी, लेकिन उनके पास पर्याप्त लोग नहीं थे। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में संख्या में वृद्धि के साथ वे उस स्तर तक पहुंच गए थे। इसलिए उसे भविष्य के हमले के लिए जांच और तैयारी करने के लिए भेजा गया था। तैयारी करने के बाद वह सोफिया पहाड़ों में घुस गया। रक्तवंश टावर के मुख्य क्षेत्र की जांच करने के लिए तैयार था, लेकिन उसे रास्ते में एक विशेष स्थिति का सामना करना पड़ा। उसने सोफिया पर्वत श्रृंखला में अनगिनत जादुई जानवरों को इकट्ठा होते देखा। इस समय वह ये जानकर आश्चर्यचकित था कि पर्वत श्रृंखला में इतने सारे जादुई जानवर थे। तो उसने तुरंत पीछा किया, और इससे पहले कि वह केंद्र तक पहुंच पाता, उसने देखा कि सभी जादुई जानवर अचानक मर गए और फिर उनके आत्मा के टुकड़े आकाश में इकट्ठा हो गए, एक सपने की तरह। जब उसने आत्मा क्रिस्टल देखा तो वह दंग रह गया। इसकी गुणवत्ता चौथे चक्र के करीब थी, इसलिए यह निश्चित रूप से एक बेहद कीमती वस्तु थी। लेकिन जब वह करीब आया तो उसने पाया कि एक साधारण दिखने वाला आदमी पहले से ही करीब था, इसलिए उसने अपना मन बना लिया और मारने और लूटने के लिए तैयार था। आत्मा क्रिस्टल को सौंप दो। मासुदे आर्यन से बहुत दूर एक स्थान पर उड़ गया। उसकी आंखें एक भयावह चमक के साथ चमकती थीं। साथ ही एक आधा कदम स्वर्गीय की आभा पूरी तरह से जारी की गई थी। तुम मुझे लूटने जा रहे हो, है ना? आर्यन ने जवाब जानते हुए भी पूछा। बकवास बच्चे, ये कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हारे पास हो सकता है। मासुदे की त्वचा पर धीरे धीरे तराजू दिखाई दिए। उसका दाहिना हाथ एक तेज पंजे में बदल गया और उसकी आंखें ऊर्ध्वाधर विद्यार्थियों में बदल गईं, उसे ठंडेपन से देख रही थीं। तो और इसे ले लो। आर्यन ने उसे एक मुस्कान के साथ देखा। उसकी उपेक्षा की जा रही थी। मासुदे ने आर्यन की मुस्कान को देखा और उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं। वह मध्य महाद्वीप में वांछित था और उसे नीचा देखा गया था, लेकिन यहाँ कोई भी उसे नीचा देखने की हिम्मत नहीं करता था। उसके शरीर में खून तेजी से बहता था और मासुदे के शरीर से खून अचानक बढ़ गया, उसकी त्वचा से बाहर निकलकर उसके पीछे एक विशाल छिपकली में बदल गया। यह उसे लपेटता था और आर्यन को देखता था। अगले सेकंड मासुदे एक गोली की तरह आकाश में घूमता था। उसके शक्तिशाली शरीर ने उसकी गति को नग्न आंखों के लिए लगभग अदृश्य होने दिया। केवल एक भयानक लाल छाया को आर्यन की ओर चार्ज करते हुए देखा जा सकता था। उसकी रक्तवंश से दबाव हवा की आवाज के साथ आता था। नरक में जाओ। मासुदे के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी और उसने अपनी दुर्भावना को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। आर्यन मुस्कुराया और अपना हाथ उठाया। एक छाया धीरे धीरे संघनित हुई। छाया ड्रैगन सांस। दूसरी तरफ मासुदे ने शुरू में छाया को दिल से गंभीरता से नहीं लिया जो इकट्ठा हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे छाया इकट्ठा हुई,
आर्यन की शक्ति धीरे धीरे स्पष्ट हो गई और एक भावना जिसने उसे डर महसूस कराया धीरे धीरे उसके दिल के चारों ओर लपेट लिया, एक छाया की तरह उसका पीछा करते हुए। रक्त में लिपटे मासुदे की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। यह क्या है? क्या यह एक तीसरे चक्र जादूगर है? उसके सामने वाला व्यक्ति एक स्वर्गीय था। उसने गलत व्यक्ति को उकसाया था। सर, कृपया मुझे छोड़ दो। मासुदे आज जितना डरा हुआ था उतना कभी नहीं हुआ था। उसने चिल्लाया जैसे ही वह मुड़ा और भागा। उसने आत्मा क्रिस्टल के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। उसके सामने वाला व्यक्ति वह व्यक्ति नहीं था जिसे वह धमका सकता था। वह इस त्रासदी का निर्माता था। उसने क्या किया? तुरंत उसके शरीर के बाहर खून जलने लगा। वह अपनी खुद की जीवन शक्ति को जला रहा था ताकि वह तेजी से भाग सके। हालांकि जब वह मुड़ा तो उसने केवल एक छाया को पहले से ही अपने सामने देखा। मैं खत्म हो गया, मासुदे ने शाप दिया और फिर वह काली रोशनी से ढका गया। जैसे ही कई मीटर के व्यास के साथ प्रकाश की एक किरण अंतरिक्ष के माध्यम से बह गई, उसने केवल उसके चारों ओर रक्त बुलबुला देखा। उसका शरीर पहले से ही छाया में गायब हो गया था, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया भी कर पाता। यह निश्चित रूप से एक स्वर्गीय था। इससे पहले कि वह मर जाता, मासुदे ने अपने दिल में कहा, इस तरह के एक शक्तिशाली तीसरे चक्र जादूगर का होना असंभव है। जैसे ही उसने इस आधा कदम स्वर्गीय को मरते हुए देखा, आर्यन ने बस अपना हाथ हल्के से हिलाया। मासुदे के मरने पर एक भूरे रंग की छाया धीरे धीरे दिखाई दी और फिर आकाश में उड़ गई, सीधे आत्मा क्रिस्टल में। इस कदम के साथ आत्मा क्रिस्टल तुरंत पूरा हो गया और एक चकाचौंध सफ़ेद प्रकाश के साथ बाहर निकल गया। कुछ सेकंड बाद सफ़ेद रोशनी गायब हो गई और आकाश में छाया बिना किसी निशान के गायब हो गई। हालांकि एक पारदर्शी क्रिस्टल आकाश में तैर रहा था जो एक कोमल प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। इसकी आभा और भी भयानक थी, जो एक चौथे चक्र जादूगर के स्तर तक पहुंच रही थी। उन्नति का दूसरा आखिरी कदम पूरा हो गया है। उद्धरण चिन्ह। आर्यन क्रिस्टल को पकड़ने के लिए उड़ गया, उसके चेहरे पर खुशी को छिपाने में असमर्थ था। एक चौथा चक्र आत्मा क्रिस्टल, वह पर्याप्त है। और इसलिए सभी आत्मा दासों को स्थानांतरित करने के बाद आर्यन ने जगह छोड़ दी और रक्तवंश टावर में लौट आया। अब उसके पास केवल थोड़ी सी मानसिक शक्ति की कमी थी। एक घाटी में यह एक परित्यक्त खंडहर हुआ करता था, लेकिन चून की घुमंतु गठबंधन आया, यह उनके बल का मुख्य क्षेत्र बन गया। जादूगर टावर के केंद्र में अचानक अलार्म का रोना था। क्या मासुदे मर चुका है? गुइडो ने उस जादूगर को देखा जिसने उसे संदेश भेजा था। उसका चेहरा भ्रम से भरा था। हाँ सर, हमने पुष्टि की है कि लॉर्ड मासुदे ने गठबंधन में जो आभा छोड़ी थी वह गायब हो गई है। एक महिला ने गुइडो से कहा। वह कैसे मरा? गुइडो ने माथे पर शिकन डाली। वह एक आधा कदम स्वर्गीय जादूगर और घुमंतु गठबंधन का प्रभारी व्यक्ति था। वही था जिसने मासुदे को जांच करने के लिए भेजा था, लेकिन वह मर चुका था। रक्तवंश टावर में उसे कौन मार सकता था? वह बहुत ज्यादा समझ नहीं पाया। दूसरों को इकट्ठा करो, उसने एक पल के लिए सोचा और फिर महिला से कहा। हाँ, महिला चली गई। आधा दिन बाद दर्जनों लोग एक बैठक कक्ष में इकट्ठा हुए थे। वे सभी तीसरे चक्र के चरम पर थे और उनमें से 6 आधा कदम स्वर्गीय थे, जिसमें गुइडो भी शामिल था। दूसरे सभी गुइडो को देख रहे थे। गुइडो की आंखें शांत थीं और उसने कहा, मासुदे मर चुका है। क्या मासुदे मर चुका है? क्या वह रक्तवंश टावर की जांच करने नहीं गया था? ये कैसे संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि रक्तवंश टावर ने हमें खोज लिया है? क्या हुआ? गुइडो के शब्द एक बम की तरह थे जिसने सभी को जगा दिया। वे सभी हैरान थे। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। हालांकि ऐसा लगता है कि मासुदे सोफिया पहाड़ों के पास लापता हो गया। गुइडो ने चुप रहने के लिए इशारा करते हुए मेज को हल्के से टैप किया। हालांकि कोई भी उसे सुनता नहीं लगता था और उन्होंने बहस करना जारी रखा। गुइडो ने इस दृश्य पर माथे पर शिकन डाली। इसकी मदद नहीं की जा सकती थी। वे सभी वांछित अपराधी थे और इन लोगों को एकजुट करना आसान नहीं था। हालांकि उनके लिए पूरी तरह से आज्ञाकारी होना असंभव था। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था जब छोटी ईसा ने उनके विकास को प्रतिबंधित किया। उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। थोड़ी देर बाद चर्चा समाप्त हो गई, लेकिन अभी भी कोई जवाब नहीं था। वे वास्तव में याद नहीं कर सकते थे कि रक्तवंश टावर में कोई शक्तिशाली व्यक्ति था या नहीं। आखिरकार वे अभी आए थे। जहां तक हरमन की बात है, उन्होंने उसके बारे में कभी नहीं सुना था। ये बहुत सामान्य था, यहाँ तक कि जादूगर दुनिया में भी। अगर आप 100 साल से अधिक समय तक अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं तो कितने लोग आपको याद करेंगे? इन बाहरी लोगों को तो छोड़ ही दें। गुइडो ने हर किसी के शांत होने के बाद अपना मुंह खोला। इस बार हमें मासुदे की मौत के लिए सबसे खराब स्थिति पर विचार करना होगा। इसका मतलब है कि रक्तवंश टावर में हमारे अपेक्षित से कोई मजबूत हो सकता है। तो हम कुछ वर्षों के लिए अपनी योजना को रोक देंगे। मेरा एक दोस्त है जो मध्य महाद्वीप में एक भूमिगत संगठन से संबंधित है। उनके पास 4 आधा कदम स्वर्गीय जादूगर हैं और वे हमसे जुड़ने आ रहे हैं।
जब तक वे आते हैं हमारे पास 10 आधा कदम स्वर्गीय जादूगर होंगे। रक्तवंश टावर में कितने भी तुरुप के पत्ते क्यों न हो, वे खत्म हो जाएंगे। उस समय हम इस भूमि पर नियंत्रण कर लेंगे। क्या 4 आधा कदम स्वर्गीय जादूगर? ये बहुत अच्छा है। वास्तव में मुझे लगता है कि अब हमारे पास पर्याप्त लोग हैं। शायद मासुदे की मौत सिर्फ एक दुर्घटना थी। हमें हमले के साथ जारी रखना चाहिए। कुछ लोग खुश थे जबकि अन्य दुखी थे, लेकिन इस बार गुइडो ने उन्हें रहने देने की योजना नहीं बनाई। एक विशाल आभा पूरे क्षेत्र में बह गई। उसकी निगाह ठंडी थी। यह मामला इस तरह से सुलझाया जाएगा। क्या कोई आपत्ति करना चाहता है? वह इस जगह को नियंत्रित करने में सक्षम था क्योंकि वह बात करने में अच्छा नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसके पास वास्तविक ताकत थी। गुइडो की प्रतिक्रिया को देखकर दूसरों ने कुछ नहीं कहा और सहमत हो गए। वे 4 आधा कदम स्वर्गीय जादूगरों के आने का इंतजार करेंगे। वे कुछ और वर्षों तक इंतजार कर सकते थे। 309 सफलता। दूसरी तरफ रक्तवंश टावर में लौटने के बाद आर्यन ने आयशा को कुछ निर्देश दिए और तैयारी का एक नया दौर शुरू किया। उसके बाद सोफिया पर्वत श्रृंखला में बदलावों को भी कई लोगों ने देखा। हर कोई हैरान था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इतने सारे जानवर वहां क्यों मर गए थे। पहले कई लोग जांच करना चाहते थे, लेकिन अंत में कोई निष्कर्ष नहीं निकला और इसे एक संदिग्ध मामले के रूप में वर्गीकृत किया गया। 7 साल बाद एक दरवाजा खुलने की आवाज के साथ एक जादूगर टावर जो कई सालों से नहीं खोला गया था, वह खुल गया। आर्यन बाहर चला गया। 7 साल हो गए हैं। सूरज उसके चेहरे पर चमक रहा था और वह बहुत सहज महसूस कर रहा था। मूल रूप से उसने अनुमान लगाया था कि वह 5 साल में 470 अंकों की मानसिक शक्ति तक पहुंच पाएगा। हालांकि जब वह 470 अंकों तक पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यह उसकी सीमा नहीं लगती थी। इस प्रकार उसने ध्यान करना जारी रखा और अंत में 472 अंकों की मानसिक शक्ति तक पहुंच गया। तब से उसकी मानसिक शक्ति पूरी तरह से सिद्ध हो गई थी और इसे और बेहतर नहीं किया जा सकता था। अगला कदम स्वर्गीय क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना था। वास्तव में आर्यन ने पहले ही बहुत सारी तैयारी कर ली थी। मानसिक शक्ति केवल अंतिम द्वार थी। अब जब द्वार खोला गया था तो सफलता प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका था। कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसके जादूगर टावर में बदलावों को स्वाभाविक रूप से देखा गया। थोड़ी देर बाद आयशा अपने लोगों के साथ आ गई। ग्रैंड मास्टर, आयशा ने सम्मानपूर्वक कहा और उसके पीछे के लोगों ने भी सम्मानपूर्वक अपने सिर झुकाए। हालांकि उनमें से कई हरमन को नहीं पहचानते थे और उनमें से केवल कुछ ही आर्यन के बारे में जानते थे। वे सभी चौंक गए थे क्योंकि उनमें से कुछ ने उसे लगभग 200 साल तक नहीं देखा था। उन्होंने ये भी सोचा कि वह मर गया होगा। ग्रैंड मास्टर, आप इस बार क्यों बाहर आए हैं? आयशा ने उत्सुकता से पूछा। आर्यन ने भीड़ को देखा और जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने पूछा, क्या आपने उन चीज़ों को तैयार किया है जो मैंने आपको पिछले कुछ वर्षों में इकट्ठा करने के लिए कहा था? उद्धरण चिन्ह। ग्रैंड मास्टर, हम तैयार हैं, आयशा ने कहा। इन सभी वर्षों में वे आत्मा क्रिस्टल और अन्य चीज़ों को इकट्ठा कर रहे थे। निश्चित रूप से, फिर यह सब मेरे ऊपर छोड़ दो। आर्यन ने सिर हिलाया। एक बल का होना अभी भी बहुत सुविधाजनक था। ठीक है, क्या आप जा रहे हैं ग्रैंड मास्टर? एलिस ने पूछा। हाँ, मैं कुछ समय के लिए जा रहा हूँ, उसने कहा सिर हिलाते हुए। निकोलस को भी आने के लिए कहो, वह इस बार मेरे साथ बाहर जा रहा है। हाँ, आयशा ने सिर हिलाया। विबिका के विपरीत, जो आसानी से कुछ निजी सवाल पूछ सकती थी, वह आर्यन की एक अधीनस्थ की तरह थी। जल्द ही दर्जनों स्पेस रिंग्स को भेजा गया और निकोलस भी आया। मेरे लॉर्ड, निकोलस आर्यन के सामने आया और सम्मानपूर्वक कहा। इस समय निकोलस की ताकत पहले से भी अधिक मजबूत थी। हालांकि जब आर्यन की आंखों में एक चांदी की रोशनी चमकती थी तो उसने देखा कि निकोलस के आत्मा शरीर पर पहले से ही काले धब्बे दिखाई दे रहे थे, जैसे कि यह सड़ गया था। क्या? आर्यन दंग रह गया। अमर लोगों के पास स्वाभाविक रूप से जीवनकाल था, लेकिन उनका जीवनकाल आम लोगों से अलग था। जब तक वे मानसिक शक्ति को अवशोषित करते रहे, उनकी ताकत बढ़ती रहेगी। हालांकि इस प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता था। एक बार जब ये रुक गया तो आत्मा शरीर सड़ना शुरू हो जाएगा। निकोलस, जो अब तीसरे चक्र की सीमा पर था, स्वाभाविक रूप से साधारण आत्माओं की कमी नहीं थी, लेकिन एक ही स्तर की आत्माओं को ढूंढना मुश्किल था। इसलिए इन वर्षों में निकोलस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। आप अच्छी स्थिति में नहीं लगते हैं। आर्यन ने निकोलस को देखा और कहा, योर एक्सीलेंसी भी इसे देख सकते हैं, लेकिन मुझे अभी भी कुछ और दशकों तक पकड़ने में सक्षम होना चाहिए। निकोलस ने आहें भरीं। जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ता गया, उसके लिए यह और भी कठिन होता जा रहा था। मुझे आश्चर्य है कि मेरे लॉर्ड को मुझे क्या करने की आवश्यकता है। उसने विषय बदल दिया और पूछा। सफलता। उस क्षण आयशा और अन्य लोग पहले ही चले गए थे। आर्यन ने कुछ भी नहीं छिपाया और उसे सीधे बताया। क्या? निकोलस की आवाज़ अचानक बढ़ गई और उसने आश्चर्य से आर्यन को देखा।
क्या वह आखिरकार इस स्तर तक पहुंच गया था? मुझे तुम्हें हाइड्रा के साथ मेरी रक्षा करने की आवश्यकता है, आर्यन ने फिर से कहा। हाँ, निकोलस ने तुरंत कहा, अगर उसका लॉर्डशिप मजबूत हो गया तो शायद वह अपनी स्थिति बदल सकता है। तो चलो चलते हैं। इस बार मैंने अपनी सफलता के लिए दक्षिणी क्षेत्र को स्थान के रूप में चुना है। उसके बाद दोनों ने रक्तवंश टावर छोड़ दिया और दक्षिण की ओर बढ़ गए। एक दिन बाद दोनों सफ़ेद टावर क्षेत्र में पहुंचे, लेकिन वे नहीं रुके। वे दक्षिण की ओर बढ़ते रहे जब तक कि वे छाया छिपकली जादूगर अकादमी के क्षेत्र तक नहीं पहुंच गए। ये सही है, इस बार आर्यन ने अपनी उन्नति के लिए पश्चिमी तट के बहुत किनारे पर स्थान निर्धारित किया था, जहां बाहरी हस्तक्षेप को सबसे बड़ी हद तक कम किया जा सकता था। ऐसा नहीं था कि वह और दक्षिण या यहाँ तक कि बायर्न जाना नहीं चाहता था, लेकिन वहाँ तत्वों की एकाग्रता बहुत कम थी और यह एक सफलता के लिए उपयुक्त नहीं था। मेरे लॉर्ड, आपने कौन सी जगह चुनी है? निकोलस आर्यन के पीछे पीछे आकाश में चला गया और उत्सुकता से पूछा। हम पहुंच गए हैं। अचानक आर्यन, जो इस सब के सामने था, बोल पड़ा। उसकी गति भी धीमी होने लगी क्योंकि वह जमीन की ओर उड़ गया। निकोलस चुपचाप उसके पीछे पीछे चला और देखा कि वे कहाँ थे। क्या ये छाया छिपकली जादूगरों का शिविर नहीं है? हालांकि इसे लंबे समय से छोड़ दिया गया है। निकोलस ने जमीन को देखा। ये वह जगह थी जहां आर्यन पहली बार जादूगरों के संपर्क में आया था। ये सही है। इस समय आर्यन पहले ही जमीन पर उतर चुका था और पूर्ववर्ती कैंपसाइट उसके ठीक सामने था। हालांकि जैसे ही सफ़ेद टावर उत्तर की ओर चला गया, इस जगह को पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। केवल टूटे हुए घर और एक गंदा वातावरण था, इसलिए आर्यन ने इस जगह को अपनी सफलता के लिए जगह के रूप में चुना। निकोलस, तुम जाओ और साफ करो, आर्यन ने आदेश दिया। हाँ, हजारों मृत लोगों की आत्माएं निकोलस के आत्मा शरीर से निकली और आगे उड़ी आर्यन के लिए जगह साफ करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में आर्यन थोड़ी देर के लिए घूमता रहा। वह भावनाओं से भरा हुआ था। बहुत जल्दी जगह को साफ कर दिया गया। इस बीच आर्यन वर्ग के केंद्र में था और एक जादू गठन परत दर परत बेहद जटिल को अंकित करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में आधा महीना लगा, इससे पहले कि वह आखिरकार रुक गया। इस समय शहर के केंद्र में एक विशाल षट्भुज खुदा हुआ था। उस पर एक जटिल जादू गठन खुदा हुआ था। अगर कोई नवदीक्षित या यहाँ तक कि एक पहले चक्र का जादूगर इसे देखता तो उन्हें चक्कर आता। उसके अलावा 1 किलोमीटर के भीतर का क्षेत्र जादू के गठन से भरा था। सच कहूं तो इस कदम की लागत आत्मा क्रिस्टल के मूल यह से कम नहीं थी, क्योंकि उसने सबसे अच्छी सामग्रियों का उपयोग किया था। उसके बाद लाखों आत्मा क्रिस्टल जमीन पर ढेर हो गए, जैसे कि कुछ छोटे पहाड़ षट्भुज के चारों ओर फैले हुए थे, जो उतार चढ़ाव की लहरें उत्सर्जित कर रहे थे। चौथे स्तर की औषधि भी हैं। उसके बाद आर्यन ने एक 4 चक्र आत्मा क्रिस्टल निकाला और उसे अपनी छाती पर रखा, फिर एक नारंगी लाल औषधि निकाली। यह कोमोरोस फल से बनाया गया था जो जिन-जी ने उसे दिया था। जब तैयारी का काम खत्म हो गया तो आर्यन ने निकोलस को बुलाया। निकोलस, अगर कोई कुछ किलोमीटर के भीतर प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उन्हें मार डालो। इस बार आर्यन ने सीधे आदेश दिया। हाँ, निकोलस ने सिर हिलाया। वह समझ गया कि इस बार यह सफलता या मृत्यु का मामला था, लेकिन योर एक्सीलेंसी की प्रतिभा के साथ ये निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। निकोलस को जाते हुए देखकर आर्यन ने हजारों अमर कंकालों को बुलाया। अमर आकाश के प्रभारी थे, जबकि कंकाल जमीन और भूमिगत के प्रभारी थे। इसके बाद हाइड्रा को भी बुलाया गया। जाओ, इस क्षेत्र की रक्षा करो। आर्यन ने हाइड्रा के सिर को छुआ। हाइड्रा ने जाने से पहले अपना सिर रगड़ा। वर्तमान हाइड्रा कई आधा कदम स्वर्गीय जादूगरों से लड़ने में सक्षम था। ये देखकर कि उसने वह सब कुछ कर लिया था जो उसे करने की आवश्यकता थी, आर्यन ने आकाश को देखा, फिर षट्भुज के केंद्र में बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और बार बार ध्यान किया। उसे अपनी आत्मा और यहाँ तक कि रक्तवंश को अपने चरम पर पहुँचने की आवश्यकता थी। आधा महीना बाद एक गहरी सांस के साथ आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों में केवल दृढ़ संकल्प था। ये सफलता प्राप्त करने का समय था। 310 स्वर्गीय। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और अपनी मानसिक शक्ति को एक लहर की तरह जारी किया। आसपास की हवा में परतों की लहरें धीरे धीरे दिखाई दीं और एक भयानक दमनकारी बल बाहर निकल गया। साथ ही उसके नीचे का षट्भुज जादू गठन कोर से रोशनी करना शुरू कर दिया और यह जल्दी से बाहर की ओर फैल गया, एक चकाचौंध रोशनी के साथ खिल गया या सीधे आर्यन को घेर लिया। इस बीच आर्यन ने अपने शरीर को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थीं। चेतना के सागर में महासागर जैसी मानसिक ऊर्जा हिंसक होने लगी। महासागर की लहरों की तरह इसने आर्यन की मानसिक ऊर्जा को परत दर परत थप्पड़ मारा। इस प्रक्रिया के दौरान आर्यन की मानसिक ऊर्जा भी धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। ज्वार भाटा सागर ध्यान तकनीक। मध्य श्रेणी की ध्यान तकनीक जो आर्यन ने बायर्न के गुप्त क्षेत्र से प्राप्त की थी, वह साधारण ध्यान तकनीकों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी थी।
हालांकि उसने पिछले कुछ वर्षों में कई ध्यान तकनीकों को पाया था, उनमें से कोई भी इससे अच्छी नहीं थी। और इस समय इसने भी अपनी भूमिका निभाई। उसकी मानसिक ऊर्जा लहरों की तरह थी, लहर के बाद लहर, लगातार आर्यन की आध्यात्मिक ऊर्जा को संपीड़ित करती थी। दूसरी ओर जादू गठन की शक्ति आर्यन को अपनी मानसिक ऊर्जा को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में सहायता कर रही थी। आर्यन की इच्छा दृढ़ थी, कोई वापसी नहीं थी, वह केवल आगे बढ़ सकता था। ये पर्याप्त नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। उसके शरीर में मानसिक शक्ति धीरे धीरे संपीड़ित हो रही थी। दबाव पर्याप्त नहीं था, इसलिए आर्यन ने तुरंत एक निर्णय लिया। अगले सेकंड मानसिक ऊर्जा की लहरें तुरंत बड़ी हो गईं। बूम बूम बूम, यह ऐसा था जैसे आर्यन के मानसिक ऊर्जा महासागर में वास्तव में एक लहर उड़ रही थी। ये प्रक्रिया भी असीम रूप से तेज हो गई। मानसिक ऊर्जा का सागर धीरे धीरे एक बड़ी नदी में बदल गया और फिर एक बड़ी नदी से एक झील में। हालांकि जब यह एक निश्चित सीमा तक पहुंच गया तो यह अब सिकुड़ नहीं सकता था। इस समय बाहरी दुनिया में आर्यन के चारों ओर 1 किलोमीटर को कवर करने वाला विशाल जादू गठन तुरंत सक्रिय हो गया था। सक्रियण से प्रकाश ने कई दर्जन किलोमीटर के दायरे को भी प्रकाशित किया, जैसे कि एक विशाल सूरज जमीन पर गिर गया था। साथ ही जादू गठन ने तत्वों को आकर्षित किया और दर्जनों किलोमीटर दूर से तत्व धीरे धीरे आर्यन की ओर इकट्ठा हो रहे थे। आकाश में अनगिनत तत्वों ने एक भौतिक रूप ले लिया था, सूरज को अवरुद्ध कर दिया था, जैसे कि दुनिया का अंत आ गया था। महान सूर्य नीचे है और सर्वनाश ऊपर है। जैसे ही जादू गठन सक्रिय हो गया, आर्यन की मानसिक शक्ति लगातार संपीड़ित होती रही। इस समय अनगिनत लोगों ने इस दृश्य को देखा। हालांकि यह जगह बहुत दूरस्थ थी, फिर भी हंगामा और दायरा बहुत बड़ा था। जो लोग करीब थे वे दूर में आकाश को ढकने वाले दृश्य को अपने चेहरे पर आतंक के साथ देख रहे थे। वह क्या है? एक सर्वनाशक आपदा। हे भगवान! जब साधारण लोगों ने इस दृश्य को देखा तो कुछ तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए और कुछ छिपने के लिए घर वापस चले गए। इस भयानक दृश्य ने वास्तव में कई लोगों को डर महसूस कराया, लेकिन कुछ जादूगर भी थे जो वहां इकट्ठा हुए थे। उन्हें लगा कि इसमें कुछ कीमती है। जैसा कि योर एक्सीलेंसी की उम्मीद थी, हर बार जब आप सफलता प्राप्त करते हैं तो हंगामा छोटा नहीं होता है। निकोलस ने अजीब घटना को देखा और आहें भरीं। उसने पहले एक स्वर्गीय सफलता देखी थी, लेकिन इस तरह भयानक नहीं। हालांकि ये समझ में आता है जब उसने सोचा कि उसके लॉर्डशिप की पिछली सफलता कितनी भयानक थी। वह कल्पना कर सकता था कि आर्यन कैसा होगा। आर्यन के पूरा होने के बाद शायद कुछ बचे हुए निकोलस के लिए अपनी आत्मा को संरक्षित करने के लिए पर्याप्त होंगे। इस समय वह महसूस कर सकता था कि जादूगर दूर से इस दिशा में इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। एक जादूगर भी था जो केवल कुछ किलोमीटर दूर था और इस दिशा में देखने के लिए अपनी गर्दन मोड़ रहा था। निकोलस की आंखें ठंडी हो गईं और उसके पीछे की आत्मा गर्जना करती थी और ऊपर की ओर भागती थी। वह इस कचरे के समूह को अपने मालिक की सफलता में हस्तक्षेप कैसे करने दे सकता था। हालांकि एक आकृति और भी तेज थी और पहले ही उसकी तरफ से बाहर उड़ गई थी। ये हाइड्रा था। हा हा हा, निकोलस हंसा। अमर फट गया और जो जादूगर अभी आया था उसने इस दृश्य को डर में देखा। वह मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन वह कैसे भाग सकता था? एक सांप का सिर पहले ही आ गया था और उसे निगल लिया था। फिर हाइड्रा ने अपना सिर उठाया और अपने लगभग 100 मीटर लंबे शरीर को हिलाया। उसने चारों ओर देखा और उसकी 3 जोड़ी आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। उसके मालिक ने उसे किसी को भी इसके पास नहीं आने देने के लिए कहा था। दूसरी तरफ आर्यन की मानसिक ऊर्जा अभी भी लगातार संपीड़ित हो रही थी और सिर्फ 1 घंटे में आर्यन की मानसिक ऊर्जा में आध्यात्मिक झील गायब हो गई थी। केवल एक बास्केटबॉल के आकार का मानसिक ऊर्जा का सामूहिक था, लेकिन ऐसा लगता था कि यह सिकुड़ना बंद हो गया था। वह फिर से अपनी सीमा तक पहुंच गया था, लेकिन आर्यन घबराया नहीं। ये सब उसकी उम्मीदों के भीतर था। अगले सेकंड उसके बगल में 10 लाख से अधिक आत्मा क्रिस्टल जलना शुरू हो गए। हल्के सफ़ेद लपटें उसकी ओर उड़ गईं, उसके शरीर में बढ़ गईं और उसकी मानसिक ऊर्जा को जला दिया। ऐसा लगता था जैसे महासागर का पानी एक बोतल में डाला गया था। पानी जलती हुई मानसिक शक्ति थी, जबकि आर्यन एक बोतल था। आत्मा की लपटों की मदद से आर्यन ने तुरंत अपनी मानसिक शक्ति को संपीड़ित करना और इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसकी मानसिक शक्ति के भीतर की अशुद्धियों को भी तेजी से जला दिया गया, जिससे यह और बड़ी ही शुद्ध हो गया। हालांकि लाखों आत्मा क्रिस्टल का उपभोग करने के बाद भी वह इसे एक फुटबॉल के आकार तक कम करने में कामयाब रहा। इस समय आर्यन के सामने चौथे चक्र का आत्मा क्रिस्टल भी फट गया और एक और भी शक्तिशाली लौ बाहर निकल गई। इस समय आर्यन की मानसिक शक्ति फिर से तेजी से जल रही थी। पलक झपकते ही उसकी मानसिक शक्ति एक पिंग पोंग गेंद के आकार तक कम हो गई। इस स्थिति को महसूस करते हुए आर्यन आराम नहीं किया, ये जानते हुए कि आगे क्या होगा वह और भी मुश्किल होगा। ये स्वर्गीय क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए मानसिक ऊर्जा का चरम संपीड़न था। चलो, आर्यन ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में चांदी की रोशनी खिल गई।
उसकी चेतना में उसकी मानसिक शक्ति तेजी से सिकुड़ रही थी। ये छोटा और छोटा होता जा रहा था। एक अज्ञात शक्ति भी धीरे धीरे पक रही थी। यह एक शक्ति थी जो मानसिक शक्ति से अधिक थी।